नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है जब दिल मिले और इसकी राइटर हैं एना अहमद। और ये एक एज डिफरेंस बेस्ड कंप्लीट नावल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से इस नावल को शुरू करते हैं। सुबह तकरीबन 6:30 का वक्त था। किचन में खटपट की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वो जानती थी कि वो इन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा होगा, लेकिन इससे बढ़कर वो ये भी जानती थी कि वो उसे इनकार नहीं करेगा। ब्रश और हेयर बैंड हाथ में पकड़े वो किचन की तरफ बढ़ी। वो जो ऑमलेट के लिए अंडे फेंट रहा था, उसकी खुशबू से जान गया था कि वो दहलीज पे खड़ी है। अब क्या मसला कश्मीर ले आई है मेरी स्लीपिंग ब्यूटी? फ्राई पैन में फेंटा मिक्सचर डाले वो उससे पूछ रहा था, वही मोहब्बत भरा लहजा जिसे हिबा सुनने की आदी थी। ये बाल नहीं हो रहे बुर्श मुझसे, उलझ गए हैं फिर से सब। पास पड़ी डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठती वो खासी तपी लग रही थी, और क्यों ना होती, उसके कमर से नीचे तक आते बालों ने उसे अच्छा खासा परेशान किया हुआ था। ऊपर से इतने हेवी थे कि हिबा को उनको संभालना किसी अजाब से कम ना लगता था। अरे अरे, क्यों गुस्सा कर रही है मेरी स्लीपिंग ब्यूटी? मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ? अभी नाश्ता बनाकर बना देता हूँ बाल। फ्राई पैन से ऑमलेट उतारता वो उसके करीब आया। मैंने कितनी बार कहा है कटवा दें, नहीं संभाले जाते मुझसे। वो इस वक्त इंतहा की बेजार थी इनसे। खबरदार जो ऐसा सोचा भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने बालों की चुटियाँ बनाना वो सख्ती से बोला। आप क्यों नहीं कटवाने देते मुझे इनको? इतना तंग करते हैं मुझे ये। आज वो उससे वजह जान लेना ही चाहती थी, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद है। और कब तंग करते हैं तुम्हें? इन्हें ऑयल मैं लगाता हूँ, शैम्पू मैं करता हूँ, इनको ड्राई भी, सब कुछ तो मैं करता हूँ। जब तक कि इनकी चुटिया भी मेरी जिम्मेदारी है। इस सब में तुम्हें कहाँ से तंग करते हैं? बातों बातों में वो उसकी चुटिया बना चुका था। इतनी मुहारत उसे हो ही चुकी थी। संभालती तो मैं हूँ ना। वल्लाह इतने भारी हैं, मुझे लगता है सर पीछे जा रहा है मेरा। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। मेरी ड्रामेबाज स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारी किसी भी बात में आकर मैं इनको नहीं कटवाने वाला। लिहाजा चुप करके जाओ और शूज़ पहन कर आओ। मैं तब तक नाश्ता टेबल पे लगाता हूँ, कॉलेज से देर हो रही है। उसे बाहर की तरफ धकेलता वो वापस स्टोव की तरफ बढ़ा, जहाँ जबकि हिबा बात ना मानने पे ज़ोर ज़ोर से पैर पटकती रूम में गई। उसकी सारे ड्रामेबाजियों से वो वाकिफ़ था। उसके जाने पे वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसे कैसे ठीक करना है। लो जी, आ गया कॉलेज। गाड़ी उसके कॉलेज के सामने खड़ी करता वो गोया हुआ। घर में भी यहाँ आने तक उसका मूड ऑफ ही रहा था, और अब भी माशाल्लाह से उसके चेहरे के जावियों में कोई फ़र्क ना आया था। पता है मुझे, रुख मोड़कर कहा गया, लेकिन उतरी नहीं। साफ सिग्नल था कि पहले बात माने फिर जाऊंगी। क्या अभी तक मेरी प्रिंसेस का मूड ऑफ है? उसकी थोड़ी पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते वो पूछ रहा था। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसका हाथ झटक कर वो फिर से रुख मोड़ गई। फ़र्क पड़ता है ना मेरी जान, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज शाम का खाना बाहर खाते हैं और बाद में आइसक्रीम भी। लेकिन खैर, अब तुम्हारा मूड नहीं है तो कोई बात नहीं। सर को खुजाता वो बात करके उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने की कोशिश कर रहा था। आइसक्रीम का नाम सुनकर हिबा फ़ौरन उसकी तरफ पलटी। नहीं हमायर, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। लहजे में अचानक ही एक जोश सा ऊद आया। आहा, लेकिन अभी तो तुम्हारा बयान बिल्कुल उल्ट ही था। हमायर भी कहाँ इतनी जल्दी अब हाथ आने वाला था, और ये उसके सर से बाल कटवाने का भूत उतारने के लिए ज़रूरी भी था। उफ हो हमायर, आपको पता तो है मैं पागल हूँ, और पागल तो कुछ भी बोलते हैं। आप मुझे बताइए, क्या वाकई हम शाम को जाएंगे? उसका हाथ पकड़कर वो बच्चों की सी खुशी से बोली, जब बल्कि वो खुद तो बच्ची ही थी। चलो, अब तुमने खुद को पागल मान लिया है तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें लेकर जाने की? ऐਵੇਂ ही तुम्हें वहाँ कोई दौरा पड़ गया तो? उसकी तरफ देखते हमायर ने आंखें फैलाई। हमायर प्लीज़। उसका हाथ पकड़कर वो बच्चों की तरह लजाहत से गोया हुई, और हमायर जो उसे मज़ीद तंग करने का इरादा रखता था, उसके इस तरह बोलने पे हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, आज का डिनर बाहर पक्का। अब जाओ, शाबाश, तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हमायर ने प्यार से उसकी नाक दबाई। थैंक यू हमायर, यू आर द बेस्ट। उसका गाल बच्चों की तरह खींचकर वो फ़ौरन गाड़ी से निकलकर कॉलेज के अंदर बढ़ गई। या अल्लाह, मुझे हौसला और सब्र दे। उसने अपने गालों को हाथ लगाया जिन्हें अभी वो खींच कर गई थी। वो लड़की तो नहीं था, पर इस वक्त उसके भोलपन और मासूमियत से की गई उसकी हरकत से उसके गाल ज़रूर सुर्ख हो गए थे। एक गहरा सांस लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और भगा कर ले गया। अब उसका रुख ऑफिस की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम हमायर सर।
मैंने अकाउंटिंग का सारा डाटा आपकी टेबल पर रख दिया, आप चेक कर लीजिएगा। रबान उसके दाखिल होते ही उसे मालूमात फ्राहम कर रहा था। इज्जत तो उसकी तब भी बहुत थी जब वो यहाँ एज अ एम्प्लॉय काम करता था, पर जब से उसने मैनेजर का ओहदा संभाला था उसकी इज्जत में तो इजाफा हुआ ही हुआ था, साथ ही उसका लहजा मज़ीद हम्बल हो गया था। ठीक है रबान, तुम जाओ, मैं चेक कर लूँगा। अपने रूम में आकर उसने अपना कोट उतारकर चेयर की बैग पर रखकर उसने उसे जाने का हुक्म दिया और ख़ुद उसके जाने के बाद चेयर पर बैठकर लैपटॉप ऑन किया। वो मेल चेक कर रहा था जब उसकी नज़र शीशे के सामने उस कैबिन पे पड़ी जो रबान के कैबिन के साथ था। उस वक्त वहाँ एम्प्लॉय कोई और था, लेकिन कभी वो था उस जगह पे और यहीं पे तो उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई थी। माजी की यादों का रेला उसके दिमाग के हिस्से में दाखिल होता गया। सर क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसको यहाँ काम करते 2 साल गुजर चुके थे और इस सारे अरसे वो रहमान साहिब जो कि मैनेजर थे उनका फेवरेट रहा था। हाँ हमायर, तुम कुछ कह रहे थे। उसके बुलाने पर वो एकदम ही चौंके थे। सर आई सेड इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। हमायर ने अपना सवाल दोबारा दोहराया, मगर इस बार लहजे में फ़िक्र का अंसर ज़्यादा नुमाया था। रहमान साहब ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा, जैसे कुछ जांचना चाह रहे हो या कोई फ़ैसला करना चाहते हो, फिर गोया हुए। यंग मैन, तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। टेक छोड़कर वो सीधे हुए। सर, मेरे फादर की डेथ तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। मदर कुछ अरसे बाद चल बसी। एक बड़ी बहन है, वो शादीशुदा है लेकिन सियालकोट होती है, इसलिए अपने फ्लैट में मैं अकेला ही होता हूँ। हमारे को हैरत हुई थी, आखिर इतना अरसा हो चुका था उसे यहाँ काम करते और ये पहली बार था कि वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। ठीक ठीक, उन्होंने अपना सर हिलाया। मेरी बेटी से शादी करोगे। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने थैले से बिल्ली निकाल ही दी। जी सर। हमारे को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। देखो, मैं जानता हूँ बेटी का बाप होते हुए मुझे ये बात खुद से करना जेब नहीं देती, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे वो लम्हे भर को रुके। मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। बात करते उन्होंने अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। सर आप बाहर चले जाइए, बाहर अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाइए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हमारे को वो बिल्कुल अपने बाप की तरह लगते थे, जिन्होंने हमेशा उससे शफकत ही की थी। नहीं हमायर, अब इसका इलाज नहीं है। मेरे पूरे जिस्म में ये नासूर की तरह फैल चुका है और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की। वो बहुत मासूम है हमायर। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि वो सारी ज़िंदगी खर्च करे तो ख़त्म ना हो, पर इन पैसों से मैं उसके लिए मुहाफ़िज़ नहीं ले सकता। तुम्हारी शक्ल में मुझे एक फ़रिश्ता नज़र आता है। वो एक ही सांस में सब बोल गए थे, जैसे चुप रहे तो दोबारा बोलने की हिम्मत न कर सकेंगे। सर, मेरे पास कोई आसाइश नहीं है आपकी बेटी को देने के लिए, और ना ही मेरी गैरत गवारा करती कि मैं आपके बैंक बैलेंस पे रिलाई करूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी कर सकूं। थोड़ी देर बाद वो गोया हुआ तो लहजे में नीम रजामंदी थी। मुझे तुम पे यकीन है, जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन इस काबिल ज़रूर हो गए कि मेरी बेटी को हर आसाइश दे सको। उसके हाथ पे हाथ रख कर वो बोले, लहजे में यकीन सा था। और इस तरह 1-2 दिन में वो हिबा रहमान से हिबा हमायर बन गई थी। उसे देखकर हमायर को रहमान साहब की कही हर बात पे यकीन आ गया था। वो वाकई ही बेहद मासूम और पकीज़ा थी। हमायर को तो कभी कभी उसे देखकर हैरत होती थी कि कोई इस कदर मासूम कैसे हो सकता है। उनकी शादी के बाद ही रहमान साहिब इलाज के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन ये किस्मत की सतम ज़रीफ़ी थी कि जिस जहाज़ में वो सवार थे वो क्रैश हो गया। उस मुश्किल वक्त में हमारे ने हिबा को कैसे संभाला था ये सिर्फ वही जानता था। यही वजह थी कि संभलने के बाद हिबा हमारे के बेहद करीब हो गई थी। हमारे अब उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बेबी सिटर, इन शॉर्ट सब कुछ अब उसका हमायर ही था। जिस वक्त हिबा की शादी हमायर से हुई उस वक्त वो 8th क्लास में थी, पर दिमाग उसका बच्चों जैसा ही था। इसी वजह से वो इस रिश्ते के तकाज़े समझ ही न सकी, और अब वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इन 3 सालों में वो हमारे के इतने करीब आ चुकी थी कि वो अगर ऑफिस से 1 मिनट भी अपने मामूल के वक्त से लेट होता तो हिबा मैडम कॉल्स पे कॉल्स करती जाती थी। माजी से निकलकर हिबा को सोचते उसके लब आप मुस्कुरा उठे थे। फिर अपना सर झटक कर उसने अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ मरकूज़ किया, क्योंकि आज उसे हिबा को लेकर बाहर जाना था और लेट होकर वो अपनी शामत बिल्कुल नहीं बुलवा सकता था। हमेशा की तरह वो आज भी उसे छुट्टी होने पर रशीदा खाला के फ्लैट पे छोड़ गया था। रशीदा खाला उनके फ्लैट के बिल्कुल सामने रहती थी। वो जब यहाँ नया नया आया था तब उसने रशीदा खाला से ही जाना था। माँ की मोहब्बत क्या होती है उन्होंने उसमें और अपने बेटे जैन में कभी फ़र्क ना किया था। यही वजह थी कॉलेज से वापस वो हिबा को बगैर किसी खौफ के यहाँ इजीली छोड़ जाता था, और हिबा भी इन सब में काफ़ी घुल मिल गई थी।
जिसकी सबसे बड़ी वजह रिदा और जैन की 3 साला बेटी अदन थी। अब भी वो किचन की कुर्सी पे बैठी अदन से बातें कर रही थी, जबकि रिदा खाना पकाते इन दोनों की बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जब रशीदा खाला भी नमाज़ पढ़कर रिदा की मदद करने की घर से वहीं चली आई। अदन देखो तो आपकी मामा कितनी मोटी हो गई हैं, बिल्कुल गोलगप्पा बन गई हैं। वो दोनों अपने ध्यान से कम कर रही थी। जब हिबा के बोलने दोनों ही मुस्कुरा पड़ी। हाँ ऐसे मोटी, अदन ने भी गालों को फुलाकर अपनी माँ के मोटे होने की तायद की थी, जिस पर रशीदा खाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। देख ले रिदा आपी, अब बच्ची भी नोट कर रही है, थोड़ी पतली हो जाइए। उसकी मासूमियत पर रशीदा खाला कहकर लगाकर हंसी, जबकि रिदा के गाल सुर्ख हुए थे। अरे मेरी मासूम बेटी, तुम्हारी आपी इसलिए मोटी हुई क्योंकि अदन का भाई आने वाला है। उसके सर पे चिपत लगाते उन्होंने उसे समझाया, जबकि हिबा को तो एकदम समझ ही नहीं आया कि रशीदा खाला ने क्या बोला, और जब आया तो वो भाग कर रिदा के गले लग गई। हाय सच में आपी, कब आएगा अदन का भाई, मुझे उसे देखना है। जोश से कहते उसने रिदा को पीछे से खींच लिया। अभी वक्त है हिबा, तुम बस दुआ करो सब खैरियत से हो जाए। उस प्यारी गुड़िया के गाल पे चुटकी भरते रिदा ने उसे प्यार से कहा, जबकि रिदा की बात सुनकर हिबा तो दिन गिनने लगी थी कि कब अदन का भाई आएगा, क्योंकि छोटे भाई की तमन्ना तो उसे भी शुरू से रही थी। हमारे अदन का भाई आने वाला है, इस बात का आपको पता था? वो दोनों इस वक्त सॉल्ट एंड पेपर में बैठे खाना खा रहे थे, जब हिबा को अचानक से याद आया। उसकी बात पे हमारे ने उसे हैरत से देखा। अब वो उससे ऐसी बातें कब से डिस्कस करने लगा, इस बात का अंदाज़ा उसे भी नहीं था। हाँ जैन भाई ने बताया था। गला खनखार कर वो बस इतना ही बोल पाया। आवाज़ एकदम बैठ सी गई थी। मुझे अब खाना नहीं खाना। चम्मच प्लेट में रखकर उसने अपना रुख मोड़ लिया। हमारे तो उसके मूड स्विंग पे ही एकदम सा परेशान सा हो गया। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? अभी तो बोल रही थी कि बहुत भूख लगी है। इतना तो वो जान चुका था कि वो किसी बात पे उससे नाराज़ हो गई है। आपको नहीं पता क्यों? हल्का सा चेहरा उसकी तरफ मुड़कर नाराज़गी से पूछा गया। नहीं कहने के साथ हमारे ने नफ़ी में सर हिलाया। अब आप मुझसे बातें छुपाने लगे हैं माहिर, जबकि आपने ही बोला था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते ना। हिबा की अजीब सी लॉजिक पे हमायर का सर सचमुच में चकरा कर रह गया, और जब बात उसकी समझ में आई तो बेसाख्ता उसका कहका लगा था। यार मैंने तो तुम्हारी ज़हनी उम्र को देखते हुए नहीं बताया, अब मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी बातों में इंटरेस्ट रखती हो। ग्लास को मुंह से लगाते वो बोला, लहजे के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़हनी उम्र मतलब आप मुझे पागल समझते हैं माहिर? उसके हंसने पे हिबा को बुरा लगा था। मैंने क्या समझना है, सुबह तुम खुद ही बोल रही थी कि हमारे आपको पता है ना मैं पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। आखिर में उसने उसकी नकल उतारी। हिबा ने पहले तो गुस्से से उसे देखा, फिर पास पड़ा अपना पाउच उसके बाजू पे दे मारा। आई हेट यू अमायर। उसके मज़ीद हंसने पे वो और मारती जा रही थी, और जब मार मार कर थक गई तो चिल्लाकर कहती मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे मेरी प्रिंसेस, अच्छा आइंदा से किसी भी बच्चे का बहन भाई आने वाला हुआ तो पक्का तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। प्यार से उसे साथ लगाकर उसने मुमकिना हद तक अपनी हंसी रोकने की कोशिश की थी। पक्का? शहादत की उंगली से वार्न करती वो उससे पूछ रही थी, जबकि उसके पक्का बोलने पे हमारे ने एक बार फिर से अपने कहके का गला दबाया था। हाँ मेरी प्रिंसेस पक्का, तुम खाना खाओ अब, इसके बाद हमने आइसक्रीम भी खानी है। उसका मूड अच्छा करने को वो बात आइसक्रीम पे ले आया था, और यकीनन वो भी वो बात भूल गई थी। तभी तो एकदम पुरजोश होकर बोली, सच्ची हमारे? आंखों में चमक लिए वो उससे पूछ रही थी। पिछली बात का शायबा तक ना था वो, और यही बात हमारे को उसकी अच्छी लगती थी कि वो ज़्यादा बातों के पीछे नहीं पड़ती थी, जल्दी मान जाती थी, या शायद उसे ही हिबा को मनाने का हुनर आ गया था। मुच्ची गुड़िया, चलो अब खाना खा लो। उसने उसकी तरफ प्यार से मुस्कुरा कर देखा। इस छोटी सी लड़की में अब उसकी जान बसती थी, इसलिए उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ओफ हमायर, अब बस गाड़ी में चलते हैं ना, मेरी टांगें थकने लगी हैं। वो उसे आइसक्रीम दिलवाने के बाद वॉक के बहाने से साथ पार्क में ले आया था। शुरू शुरू में तो वो खुशी खुशी उसके साथ आ गई थी, पर अब चूंकि उन्हें वॉक करते घंटा हो चुका था तो हिबा की बस हो गई थी। फिटनेस ख़राब हो रही है तुम्हारी, इसलिए थक गई हो। कल से हम रोज़ वॉक किया करेंगे ताकि तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाए। वो जिसके लिए पानी का गिलास उठकर पीना मुहाल था, अब हमारे उसे घंटा वॉक के लिए बोल रहा था। हिबा तो रो देने को हो गई। क्यों हमारे, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हिबा ने हल्का सा एहतजाज किया। हाँ नज़र आ रहा है मुझे, बस अब मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल से हम रोज़ाना वॉक किया करेंगे, और ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जेबों में हाथ डाले वो बोला। लहजा अटल था। वो बोलते हुए खुद तो आगे निकल गया था, पर वो वहीं मुंह बनाए खड़ी रही। कुछ कदम चलने के बाद हमायर ने उसे मुड़कर देखा। उसे लगा था कि शायद वो साथ चल पड़े,
और वो होंठ बाहर निकाले उसे वहीं खड़ी देख रही थी। चेहरे से नाराज़गी साफ झलक रही थी। क्या हुआ है? वहीं खड़े खड़े उसने सवाल किया और बस उसके सवाल करने की देर थी, हिबा ने भल भल कर रोना शुरू कर दिया। अरे हिबा, क्या हुआ है? उसके यूँ रोने पे वो वाकई परेशान हो गया था, इसलिए भागकर उसके करीब आया और उसके चेहरे से उसके हाथ हटाए। हाथ हटाते हिबा उसके गले लग गई। हिबा, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, ऐसे तुम मुझे परेशान कर रही हो। हमायर ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर पूछा। बाबा ने भी ऐसे ही कहा था कि वो रोज़ाना मेरे साथ वॉक करेंगे, लेकिन फिर वो चले गए मुझे छोड़कर। हमायर, आप नहीं जाना, मुझे नहीं करनी कोई वॉक शॉक, वरना आप भी चले जाएंगे। उसकी शर्ट को पीछे से ज़ोर से मुट्ठियों में जकड़े वो उसका सीना भगो रही थी। हमायर तो कुछ लम्हे शॉक सा हो गया। ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह उसकी इस बात से इतना हर्ट होगी, वरना वो कभी भी ऐसे ना बोलता। उसने प्यार से उसकी कमर पे हाथ फेरा, बोला वो खुद कुछ नहीं था। कुछ देर रो लेने से शायद वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करे। बस हिबा बस। रोते रोते अब हिबा की हिचकियाँ बन गई थी, तो हमायर ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर को सुलाते हुए कहा, देखो अब लोग भी हमें अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि शायद मैंने तुम्हारी चॉकलेट छीन ली है। पार्क में बेशक इस वक्त इक्का दुक्का लोग थे, पर जो थे वो इन दोनों को स्पेशल देख देख कर गुजर रहे थे। लेकर ही नहीं दी तो छीननी क्या है? उससे अलग होकर हिबा से आंसू साफ किए। खाने पीने की शौकीन का चॉकलेट के नाम पे फिर से दिल ललचाने लगा। अभी जो तुमने आइसक्रीम खाई है वो चॉकलेट फ्लेवर ही था। उसके शिकायती अंदाज पे हमारे ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। हाँ तो वो आइसक्रीम थी। आइसक्रीम और चॉकलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाथ हिला हिला कर अपनी तरफ से उसने हमारे को बड़ी पते की बात बताई थी। एक शर्त पे चॉकलेट लेकर दूंगा। सीने पे हाथ बांधे वो उसे पूछ रहा था। क्या? हिबा ने उसे इश्तियाक से पूछा। चॉकलेट के लिए तो उसे कोई भी शर्त मंजूर थी। आइंदा बिल्कुल नहीं रोगी तुम। रोते हुए पता है कैसी लगती हो? उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए वो उससे पूछ रहा था। कैसी? टाइन जैसी। उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर हमायर ने कहा और फिर एक ज़बरदस्त कहका लगाया। दूसरी तरफ हिबा को जो लगा था कि वो उसकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि बकौल उसके वो रोते हुए बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन हमायर की बात पे वो मुंह खोले उसे देख रही थी। हमायर, उसके मुसलसल हंसने पे हिबा ने चिढ़कर उसके कंधे पे मुक्कों की बरसात कर दी, पर भला हमायर को उसके नाजुक मुक्कों से क्या फ़र्क पड़ना था? वो हनूज ऐसे ही हंस रहा था। पास से गुजरते कितने ही लोगों ने इन दोनों को मुस्कुरा कर देखा था, पर इन दोनों को किसी की क्या परवाह थी। सुबह उसकी आंख अलार्म के बजने से खुली थी। बंद आंखों से उसने साइड टेबल से मोबाइल टटोला और अलार्म बंद किया। आज छुट्टी थी तो उसे जल्दी उठने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। रात भी वो दोनों देर से ही सोए थे, इसलिए फजर की नमाज भी मिस हो गई थी। अलार्म बंद करके वो करवट लेने लगा था कि उसे अपनी शर्ट खिंची हुई महसूस हुई। उसने आधी आंखें खोल कर देखा। हिबा ने कमर से उसकी शर्ट को भींचा हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसकी आंखें और लब आपो आप मुस्कुरा उठे। ये नई बात तो नहीं थी। जब से उसके साथ थी वो हर बार उसकी शर्ट पकड़कर ही सोती थी। न जाने कैसा डर था उसे कि नींद में भी उसकी गिरफ्त हल्की ना होती थी। हमायर ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपना रुख उसकी तरफ ही मोड़ लिया। गहरी नींद में होने के बायस उसकी आंखें और लब हल्के से खुले थे। हमायर ने हाथ बढ़ाकर उसके लब बंद किए, लेकिन वो उसके हाथ हटाते ही वो फिर से खुल पड़े। अब क्या हमायर की हंसी बेसाख्ता थी। हंसते हुए उसकी नज़र उसकी गर्दन के तिल पे अटक गई। दाएं साइड पे बना सफ़ेद गर्दन पे बना छोटा सा तिल उसे लगता था जैसे अपनी तरफ खींच रहा है। हमायर ने शहादत की उंगली से उसे छुआ। हल्का सा उभार उसे उंगली पे भला लग रहा था। हाथ से छूते छूते उसके होंठ खुद ब खुद उसकी गर्दन पे झुकते चले गए। एक बार, दो बार, न जाने कितनी ही बार वो अपने दहकते लब उसके तिल पे रख चुका था, इससे पहले कि वो उसे अपने दांतों में पकड़ता। हिबा उसके होंठों की हिद्दत से हल्का सा कसमसाई। उसके हिलने पर हमायर फ़ौरन से पीछे हुआ। वो उसके चेहरे की तरफ देखा। वो हनूज गहरी नींद में थी। हमायर की शर्ट को उसने वैसे ही मजबूती से थाम रखा था। उसके सोए रहने पे हमायर ने गहरा सांस लिया। यकीनन वो ये सब अभी नहीं चाहता था, पर कभी कभी उसकी मासूमियत और इन दोनों के बीच जायज़ रिश्ते की कुर्बत ना चाहते हुए भी उसे वो सब करने पे मजबूर कर देती थी जो वो सब अभी नहीं चाहता था। एक गहरा सांस लेकर उसने खुद पे काबू पाया और उसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़वाकर उठ बैठा। वो मज़ीद लेटा रहता था तो इस इम्तिहान में ज़रूर फेल हो जाता। अपनी सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए वो वॉशरूम में घुस गया ताकि शावर लेकर खुद को पुरसुकून कर सके। उठ जाओ बेबी गर्ल, सुबह के 9 बज गए हैं। वो शावर लेकर अपने ऑफिस का कुछ काम भी कर चुका था, जबकि वो अब तक हनूज सो रही थी और वह शायद मज़ीद सोती ही रहती अगर हमायर उसे ना जगाता। वैसे भी सैटरडे और संडे उसका ऑफ होता था और वो दोनों घर में खूब एंजॉय करते थे। ये अलग बात थी कि एंजॉय तो सिर्फ हिबा करती थी। बेचारे हमायर के तो ये दिन दोनों हिबा की फरमाइशें पूरी करते किचन में ही गुजर जाते थे। कभी उसे कुछ खाना होता था तो कभी कुछ, और हमायर सुगर शौरों की तरह उसके लिए हर चीज़ बनाता था।
हमारे सोने देना, आज तो ऑफ भी है मेरा। दोबारा मुंह पे चादर ओढ़ती वो कसलमंदी से बोली, जो हमारे उसके ऊपर से पहले उतार चुका था। हाँ तो ऑफ है तो इसका मतलब है दिन रात सोया जाए। चलो शाबाश, उठो, फजर की नमाज भी मिस हो गई थी, अब उठकर कज़ा पढ़ लो। उसके मुंह से दोबारा चादर खींचकर अब की बार उसने परे उछाल दी ताकि वो दोबारा मुंह पे न ले सके, और एक बाजू से पकड़कर उसे उठा भी दिया। आप बहुत बुरे हैं मायर, बिल्कुल सिंड्रेला की स्टेप मॉम की तरह बिहेव करते हैं मेरे साथ। वो मजबूरी में उठकर सुस्ती से बैठ चुकी थी, मगर ज़बान उसकी सुस्ती में भी फ्रेश थी। मैं सच में सिंड्रेला की स्टेप मॉम बन जाऊंगा अगर तुम अगले 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर जाए नमाज पे खड़ी मुझे नज़र ना आई तो। उसे वार्न करता वो कमरे की चीज़ें समेटने लगा। हिबा ने एक नज़र हमायर पे डाली, जो इस वक्त उसे बिल्कुल किसी जलाद की तरह नज़र आ रहा था, जो उसकी नींद का दुश्मन बना बैठा था। फिर उठकर पैर पटकती वॉशरूम में गई। अब यह बताना भी तो ज़रूरी था ना कि उसे उसकी बात पसंद नहीं आई। ना सिर्फ ये, बल्कि दरवाज़ा भी धड़म की आवाज़ से बंद किया गया था ताकि गुस्से की नौयत का हमायर को अंदाज़ा हो सके। उसके दरवाज़ा बंद करने के बाद हमायर ने एक मुस्कुराती नज़र बंद दरवाजे पर डाली। ड्रामेबाज मुस्कुराते हुए कहकर वो कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि अब उसे यकीन था कि वो नमाज पढ़कर ही बाहर निकलेगी। ओह वाओ, जस्ट वाओ। नाश्ते में आलू के पराठे देखकर हिबा का ऑफ मूड स्विच ऑन हो गया। अमूमन सुबह हमायर को इतना वक्त नहीं मिलता था कि इतना टाइम कंज्यूमिंग नाश्ता बन सके, लेकिन आज चूँकि वो काफ़ी पहले उठ गया था तो उसने हिबा का पसंदीदा नाश्ता बना ही लिया था। कैसा है? हिबा का एक नवाला लेने के बाद हमायर ने उससे पूछा, चूँकि काफ़ी देर बाद उसने बनाए थे इसलिए उसे डाउट ही था। हमायर नवाला लेने के बाद हिबा ने उसे संजीदगी से देखा। क्या हुआ, क्या ठीक नहीं बना? उसकी शक्ल देखकर हमायर खुद खाकर टेस्ट करने ही वाला था जब हिबा ने उसके गले में बाजू डाल दिए। यू आर सो 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 ऑसम हमायर, उसे ज़ोर से भींचते वो तकरीबन आधी से ज़्यादा अपनी चेयर से उस पर थी। अच्छा, बहुत अच्छा बना है, कीप इट बच्चे। इससे अलग होकर आखिर में उसने हमायर के गालों को ज़ोर से खींचा और फिर से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई, जबकि हमायर अभी तक वैसे ही सुन सा बैठा था। खुद को कंट्रोल करना आसान ना था उसके लिए, और अब तो दिन ब दिन मज़ीद मुश्किल तरीन होता जा रहा था उसके लिए। उसने एक गहरा सांस लेकर हिबा की तरफ देखा, जो उससे बेनियाज खाना खाने में मसरूफ़ थी। फिर सर झटक कर खुद भी नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि अभी ऐसी कोई सोच भी इन दोनों के लिए अच्छी ना थी। आज शेड्यूल के मुताबिक हमायर को उसे मूवी दिखाने लेकर जाना था, पर चूँकि बाहर बारिश हो रही थी इस वजह से बाहर जाकर मूवी देखने के बजाय हमायर ने घर में मूवी लगाने का सोचा था। हिबा ने थोड़ी मज़ामत तो की थी, पर हमायर के बाद में उसे रात के खाने के लिए बिरयानी बनाने देने पर वो मान गई थी। मूवी शुरू हो चुकी थी और अभी घंटे की बिना गुजरी थी कि हिबा का सर हमायर के कंधे पर लड़क गया। पॉपकॉर्न का खाली डब्बा नीचे गिर पड़ा था, जिसे वो पहले 10 मिनट में ही खाली कर चुकी थी, और ये कोई नई बात नहीं थी। हमेशा की तरह वो मूवी देखते देखते अब भी सो गई थी। हमायर ने एक नज़र सोई हुई हिबा पे डाली, जिसका सर उसके कंधे पे था। इससे पहले कि वो उसका सर अपने कंधे से हटाता, हिबा ने उसे तकिया समझकर अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। वो जो पहले ही उसकी उभरती जवानी से डरता था, अब उसकी कुर्बत पे सच में उसके पसीने छूट गए। वो उसको खुद से पीछे करना चाहता था, पर जज्बात का रेला था जो बह रहा था। पसीने के साथ एक गिल्टी हमायर की गर्दन में उभर कर मासूम हुई, लेकिन उसने हिम्मत करके हिबा को अलग किया और उसे बेड पर लेटा दिया। ये लड़की दिन ब दिन मेरे सब्र का इम्तिहान बनती जा रही है। उस पर कंफर्टर उड़ाकर उसने एक नज़र सोई हुई हिबा पे डाली और कमरे से बाहर चला गया। ये सब दिन ब दिन यकीनन उसके लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा था। मैं अभी तुम दोनों को ही याद कर रही थी कि अभी तक तुम दोनों का चक्कर नहीं लगा। पूरा हफ्ता हमायर को रशीदा खाला के साथ बैठने को कहाँ टाइम मिलता था, इसलिए वीकेंड वो उनकी तरफ लाजमी चक्कर लगाता था। अभी भी वो रात का खाना खा कर ही उनकी तरफ गए थे। अमूमन वो शाम में ही आ जाते थे, पर चूँकि आज हिबा लेट उठी थी तो इस वजह से वो रात का खाना खा कर ही आए थे। बस देख लें, आपने याद किया और मैं आ गया। उनके आगे वो प्यार लेने को झुका था, जबकि हिबा तो आते ही सलाम करते अदन और रिदा के पास चली गई थी। हिबा, उसे यूँ बगैर प्यार लिए आगे बढ़ता देखकर हमायर ने उसे तन्वी अंदाज में पुकारा। जी हमायर। उसके पुकारने पे भी उसे उसके लबो लहजे का अंदाज़ा न हुआ था, जिस पे मजबूरन हमायर को उसे सर के इशारे से बताना पड़ा। मैं सच्ची रोज़ खाला से प्यार लेती हूँ। वो अब अदन के पास बैठ चुकी थी और बैठने के बाद फिर से उठना उसके लिए मौत था। तो अब क्या हुआ? हमायर ने अब्रू अचकाए। जाते हुए ले लूँगी ना माहिर, वो वैसे भी प्यार लेने की ज़रूरत ही नहीं। खाला मुझसे वैसे ही बहुत प्यार करती है। क्यों खाला? अदन के साथ खेलते उसने अपनी बात के आखिर में रशीदा खाला से भी तायद चाही, जिस पे वो बेसाख्ता हंस पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि कोई प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। और ये क्या,
तुम मेरी बेटी को घूरे जा रहे हो, आराम से इंसान बनकर इधर बैठ जाओ। हिबा की हमायत करते हुए उन्होंने उसका बाजू पकड़कर उसे साथ ही बिठा लिया, जो मुसलसल हिबा को घूर रहा था। पर उसे क्या असर होना था। हुमैरा आप से उसकी शिकायतें लगाऊं तो हंस कर कहती हैं कि तुमने इसे बिगाड़ दिया। अब इन्हें मैं क्या बताऊं कि सब में आप भी बराबर की शरीक हैं। उसकी बात पे वो हंस पड़ी, जिसकी नज़रें अभी भी अदन के साथ खेलती हिबा पे थी। जब संवारने वाले मौजूद हो तो इंसान के बिगड़ने में कोई बुराई नहीं है माहिर, उसके हाथ पे हाथ रखकर उन्होंने उसे समझाया। लेकिन हमायर इन्हें क्या बताता कि उसके बिगड़ने से ज़्यादा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए बेहद मुश्किल का बायस बनती जा रही हैं, और ये बात वो चाह कर भी रशीदा खाला से शेयर नहीं कर सकता था। इसलिए टॉपिक को चेंज करता हुआ बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खैर छोड़िए, ये बताइए जैन भाई किधर है, नज़र ही नहीं आ रहे। उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त तो वापस आ जाते थे, ज़रा बाहर गया था काम से, अब तो आने वाला ही होगा। तुम सुनाओ कैसी चल रही है जॉब। वो अब उससे उसकी रूटीन के बारे में पूछ रही थी, जो वो हमेशा से उन्हें बताता आया था। क्योंकि कोई भी परेशानी होती तो उसका रुख रशीदा खाला की तरफ ही होता था, और हमेशा ही रशीदा खाला ने उसे इस परेशानी से निकाला ही था। अपनी बातें करते वो काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे थे, और तकरीबन रात 10 बजे उनकी वापसी हुई थी। हिबा तो तब भी जाने को तैयार न थी, पर वक्त को देखकर उसे उठना ही पड़ा था। उसकी आंख बाहर होने वाली बारिश की आवाज़ से खुली थी। मुश्किल से अपनी बंद आंखों खोलते उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। हमायर पास ही लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। हमायर, बाहर क्या बारिश हो रही है? अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने हमायर से पूछा। हाँ गुड़िया। कीबोर्ड पे उसकी उंगलियां स्पीड से चल रही थी। यकीनन वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए जवाब भी मसरूफ़ अंदाज में आया था। और हिबा, उसको तो बस यही सुनना बाकी था कि बाहर बारिश हो रही है। झट से बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इतनी जल्दी वो शायद ही कभी उठी हो। वॉशरूम में जाकर जल्दी से मुंह पे छींटे मारे और जूता पहनने लगी। टेरेस पे जा रही हो? लैपटॉप से नज़रें एक लम्हे को हटाकर उसने पूछा। हाँ। जूता वो पहन चुकी थी, अब चादर लेने के लिए कबर्ड की तरफ बढ़ी। कोई ज़रूरत नहीं, सर्दियाँ आने वाली है, खामखा ठंड लग जाएगी। हमारे तो थोड़ा रोब से कहा, पर वो पहले कभी आई थी हमारे के रोब में जो अब आती। चादर लेकर जा रही हूँ ना हमायर, और वैसे भी ठंड लग भी गई तो क्या, आप हैं ना मेरी खिदमत करने के लिए। चलिए अब मैं जा रही हूँ, आप भी काम ख़त्म करके आ जाना। बाय। चादर को खुद पे ओढ़कर उसने आखिर में हमायर को अपना हाथ हिलाया, और ये जा और वो जा। उसके जाने के बाद हमायर एक गहरा सांस लेकर रह गया, और वो बेचारा कर भी क्या सकता था सिवाय गहरी सांसें लेने के। हिबा तो बिल्कुल ही उससे नहीं डरती थी, और ना ही उसके रोब में आती थी। उसने लैपटॉप को बंद किया और ग्लासेस उतार कर खुद भी उठ गया। अब वो टेरेस पे थी तो वो अकेला इधर बैठकर कैसे काम कर सकता था। पाँव में जूता अड़ेस वो भी उसके पीछे गया था। मैं कह रहा था ना, मत ऊपर जाकर नहाओ। अब देख लो, बात ना मानने का नतीजा। बारिश में मुसलसल 1.5 घंटा भीगने के बाद अब वो छींक रही थी। आंखें, मुंह और कान सुर्ख हुए पड़े थे, जो बता रहे थे कि जुकाम हो चुका है। अच्छा ना मायर, एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। आप ज़रा प्यार नहीं करते मुझसे। बुखार होने की वजह से उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था, और उसे इस लम्हे वाकई एहसास हो रहा था कि हमायर की बात मान लेनी चाहिए थी। नहाने के दौरान भी हमायर ने कितनी दफ़ा उसे कहा था कि अब बस कर दो, पर वो हिबा ने तो तब तक बस ना की थी जब तक बारिश का आखिरी कतरा भी नहीं ख़त्म हो गया था। मैंने एक लगानी, अब फजूल बोलती जा रही हो अब बस। वो जब भी ये बात कहती थी कि आप ज़रा प्यार नहीं करते, हमारे को लगता था कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसका दिल करता था कि वो उसे फ़ौरन खुद में भेज ले और उसे बताए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अभी ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए उसे डपट दिया। उसके डांटने पे हिबा का मुंह बन गया था। मुंह बनाने की नहीं हो रही, चुप करके शाबाश चाय पियो। कप उसके सामने रखकर वो उसके मूड को अभी किसी तौर खातिर में नहीं ला रहा था, क्योंकि अभी उसके इम्पोर्टेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सेहत थी, जिस पे नो कम्प्रोमाइज़। मुझे नहीं पीनी चाय, गंदी होती है ये। उसने मुंह बनाकर रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। चाय उसे शुरू से ही पसंद न थी, बीमारी में भी पीते हुए उसे मौत पड़ती थी। ऐਵੇਂ ही नहीं पीनी, चलो शाबाश, आकर ख़त्म करो इसे। चम्मच में सूप की तरह चाय डालकर वो उसके मुंह के करीब ले जाते बोला, क्योंकि खुद से तो कभी वो कप को मुंह न लगाती। हमारे, मेरा पेट तो नहीं ख़राब जो आप मुझे चाय पिला रहे हैं, मुझे बुखार है। मुंह के जिस कदर वो बुरे जाविये बना सकती थी उस वक्त बना रही थी, पता है मुझे, पर इससे तुम्हें अंदर गर्माहट पहुंचेगी। चलो शाबाश पियो। अब की बार वो थोड़ा प्यार से बोला, लेकिन हिबा ने मज़ीद रुख मोड़ लिया। आ गई तो इतनी गर्म हो, और कितनी गर्माहट चाहिए।
जो जो चम्मच करीब आता जा रहा था तो वो मुंह पे हाथ रख के पीछे होते जा रही थी। हिबा, मुझे सख्ती पे मजबूर ना करो। हमारे ने जब देखा कि वो प्यार से नहीं सुन रही तो अब की बार थोड़ा डांट कर बोला, जिसकी वाकई खातिर ख्वाह असर हुआ था। मुंह तो अभी भी बना हुआ था, पर उसने हाथ हटाकर मुंह खोल दिया था, जिस पे हमारे ने चम्मच उसके मुंह में डाला और जब तक चाय ख़त्म ना हो गई थी वो उसे ऐसे ही घूर कर पिलाता रहा था, क्योंकि जहाँ भी हमारे नरम पड़ता हिबा मैडम ने मज़ीद फैल जाना था। आप सच में सिंड्रेला की स्टेप मॉम हैं, आपको अल्लाह पूछे। चाय ख़त्म होने के बाद उसने नाराज़गी से उसे देखा और मेडिसिन खाकर दोबारा लेट गई। हमायन ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जिसको वो अच्छा खासा सुजाकर बैठी हुई थी, फिर ट्रे उठाकर बाहर आ गया। फिलहाल उसका नाराज़ होना ही ठीक था। पानी, रात का न जाने कौन सा पहर था। हमारे की आंख हिबा की आवाज़ पे खुली थी। वो नींद में ही पानी के लिए हाथ टटोल रही थी। क्या हुआ हिबा? हमारे जल्दी से उसके पास आया। वो यकीनन अपने हवास में नहीं थी, पर पानी, नींद में वो मुसलसल एक ही चीज़ की तकरार कर रही थी। हमारे ने फ़ौरन से पानी का गिलास भरकर उसके लबों से लगाया, लेकिन वो उसके कपड़ों पर गिर गया, क्योंकि जल्दी वो खुद भी इतना हवास भागता था कि उसको टेक लगाकर उठाना भूल गया था। ठंडा पानी गिरते उससे नागवार से झिरझिरी हुई थी। हमारे ने जल्दी से गिलास साइड पे रखकर पास पड़े टिश्यू से उसके गले से पानी साफ किया, जो कि अंदर तक जा चुका था। फिर उसे हल्की टेक देकर दोबारा से पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। पानी पी के उसे दोबारा लेटाने के बाद हमारे को उसका माथा छूकर देखा। अंदाज़ा तो उसे था ही कि बुखार हो गया है, मगर इस कदर तेज़ हो चुका था ये नहीं अंदाज़ा था। जल्दी से उठकर वो पानी का बाउल और कपड़े लेकर आया ताकि उसकी पट्टियाँ करके बुखार कम कर सके। चीज़ें लेकर वो अंदर आया तो वो हनूज वैसे ही लेटी थी। हमारे ने जल्दी से कपड़े को भिगोकर उसके माथे पे रखा। ठंडा पानी सर पे लगने से हिबा का जिस्म एकदम कांपा था। नहीं नहीं करो। ठंड लगकर बुखार चढ़ने की वजह से उसे इस वक्त पानी या कोई भी गीली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हिबा, मेरी गुड़िया, अभी बस ठीक हो जाएगा। माए ने उसे प्यार बहलाकर दोबारा से कपड़ा उसके माथे पे रखा, जिस पे वो अब की बार तड़प उठी। नहीं नहीं करो। हमारे को हाथ से परे धकेलती वो मुसलसल सर को दाएं बाएं पटक रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं करता। माए ने कपड़ा पीछे करके उसका हाथ अपने ठंडे हाथों में पकड़ लिया, लेकिन वो सर को अनूस दाएं बाएं पटक रही थी। उसके इस तरह पटकने पे मायर ने उसके सर पे वहीं अपना ठंडा हाथ रखा, लेकिन जब उससे भी फ़र्क ना पड़ा तो उसने उसे अपने सीने में भींच लिया। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो एक बात ज़रूर जानता था कि वो हिबा को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसीलिए उसने हिबा को खुद में समेट लिया। उसके भेजते हिबा का सर हिलना बंद हो चुका था और मज़ीद उसके अंदर घुसती पुरसकून से सो गई। उसे शायद ठंड लग रही थी, हमारे को तो यही लगा था, इसलिए उसने मज़ीद हिबा को खुद में छुपा लिया। सारी रात उसने हिबा को यूं ही पहली बार खुद में मताए ही याद की तरह समेट कर रखा था। सुबह उसकी आंख अलार्म के बजने पे खुली थी। आज मंडे था और यकीनन उसे अभी ऑफिस के लिए निकलना था। अलार्म बंद आंखों से ही बंद करके उसने देखा हिबा अब तक उसकी बाजुओं में रात वाली पोजीशन में सो रही थी। रात को जब वो कंफर्म कर चुका कि उसका बुखार उतर गया, तभी वो पुरसकून होकर सोया था। वो उससे अलग होना चाहता था, पर हिबा ने उसे मजबूती से थाम रखा था। अब भी वो उससे अलग होने वाला था जब हिबा ने उसकी कमर को फिर से मजबूती से थाम कर मज़ीद उसमें मुँह छुपा लिया। हमारे को इस वक्त ये सब किसी आजमाइश से कम न लगा था। हिबा उठो, काफ़ी टाइम हो गया है। कोई 10-15 मिनट बाद भी जब उसकी पकड़ में कमी ना आई तो हमारे ने उसे उठा ही लिया। अब उसका बुखार भी उतर चुका था और वैसे भी खुद में मज़ीद आजमाए जाने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए हिबा के उठ जाने में ही आफियत थी। हिबा उठ जाओ। उसके टच से मस ना होने पे उसने अब की बार उसे झंझोड़ दिया, क्योंकि पहले भी वो उसकी एक आवाज़ पे कब उठी थी। क्या है हमायर? नींद में डूबी आवाज़ में बोली। होश उसे अब भी ना आया था। उठो, टाइम हो गया है, कॉलेज नहीं जाना क्या? जो भी हो जाए, हमायर उसकी कॉलेज से कम ही छुट्टी करवाता था और वैसे भी अब उसका बुखार उतर चुका था। घर में रहकर वो मज़ीद बोर ही होती। कॉलेज के नाम पे जो होश हिबा को पहले नहीं आई थी, वो एकदम से ही अलर्ट हुई और फ़ौरन ही हमायर से अलग होकर कराहत से उठती हुई बोली, हमायर, वो दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, तो कॉलेज कैसे जाऊँगी? लहजे में ज़माने भर की मस्कीनी तारीकी है वो बोली। अब बिल्कुल ठीक हो तुम और बुखार भी नहीं है तुमको, इसलिए उठ जाओ। उसके अलग होते ही वो फ़ौरन दूसरी साइड से बेड से उतर गया। अभी उसे शावर लेकर नाश्ता भी बनाना था। पर हमायर, मेरी तबीयत वाकई नहीं ठीक, सर में दर्द हो रहा है, हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे हैं। इस वक्त हिबा खुद को जितना मजलूम जाहिर कर सकती थी कर रही थी। छुट्टी करनी है। टॉवल और शेव कट लेकर वो मुड़ा। उसके पूछने पर फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ठीक है, कर लो, लेकिन नाश्ता करने के बाद कपड़े चेंज करके रशीदा खाला की तरफ चले जाना, घर में अकेली न रहना। गॉट इट?
उसे खबरदार करके वो वॉशरूम में घुस गया, जबकि हिबा उसकी तो खुशी का ठिकाना ना था। वो इतनी जल्दी मान जाएगा हिबा ने सोचा भी ना था। उसका दिल कर रहा था उठकर भंगड़े डाले उसके मानने पे, लेकिन अभी हमारे चूँकि घर पे ही था इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया। वो तकरीबन बैंक के करीब पहुंच गया था कि उसे एहसास हुआ कि वो अपना मोबाइल तो घर ही भूल आया। उफ यार, अब भी जाना पड़ेगा। गाड़ी को रिवर्स गियर पे डालकर वो दोबारा घर के रास्ते पे मुड़ गया। अब उसे फिर से इतना रास्ता तय करना पड़ना था। हमारे के घर से जाने के बाद उसने याहू का नारा लगाया और भागकर अपने कॉलेज बैग से चिप्स के पैकेट्स निकाल कर ले आई। हमारे उसे ये सब चीज़ें खाने न देता था क्योंकि वो जब भी खाती उसका गला ख़राब हो जाता था और बुखार चढ़ जाता था, जिसकी वजह से हमारे ने उसकी इन चीज़ों पे बैन लगाया हुआ था। लेकिन आज तो उसे पहले ही बुखार चढ़ा हुआ था, इस वजह से वो खा भी लेती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए वो पैकेट्स निकाले और अपने शैतानी दिमाग को सराहा जिसमें इतना ख़तरनाक किस्म का बर्वक्त आइडिया आया था। चिप्स निकालकर वो बाहर लाउंज के सोफे पर आई और ऊपर कंफर्टर ओढ़कर टीवी ऑन कर लिया। अब तो हमारे आने वाला था नहीं, इसलिए उसने सोचा कि बाद में आराम से कपड़े चेंज करके रिदा आपी की तरफ भी चली जाएगी। लेकिन अब उस बेचारी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। फ्लैट के दरवाजे पर रुककर वो बेल बजाने लगा था, लेकिन फिर ये सोचकर हिबा ये ना सोचे कि पता नहीं कौन आया। उसने अपने पास मौजूद की से ही दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आते ही उसे तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ कानों में पड़ी थी। हैरान सा होता वो लाउंज की तरफ बढ़ा था जहाँ से आवाज़ आ रही थी, पर जो कुछ आगे उसने देखा वो उसको शॉक करने को काफ़ी था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके कानों में अली अज़मत की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी थी। यकीनन अंदर म्यूज़िक ज़ोर शोर से लगा था। आहिस्ता से कदम उठाता वो लाउंज की तरफ बढ़ा और अंदर का मंजर उसे शॉक करने को काफ़ी था। हिबा हाथ में रिमोट को माइक की शेप में पकड़े सोफे पर खड़ी ज़ोर शोर से गाने में मसरूफ़ थी। सुबह के कपड़े अभी तक चेंज ना किए थे। क्या हो रहा है यहाँ? वो जो आंखें बंद किए ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने में मसरूफ़ थी, हमारे की आवाज़ पे एकदम उछली और अपने सामने हमारे को वापस देखकर उसके हौसान सही मायनों में उड़े थे। आप गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। हाथ से रिमोट भी छूट कर नीचे ज़मीन पर गिरा था। हमारे ने टीवी का प्लग बाहर निकाला और संजीदगी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था यहाँ? हिबा अभी तक उसी पोजीशन में खड़ी थी, यूँ जैसे उसको किसी ने पॉज कर दिया हो। बताओ, इससे पहले कि वो मज़ीद बात बरस कर सा उसकी नज़र कंफर्टर के ऊपर पड़े रैपर पर गई। हिबा को वहीं पॉज छोड़कर उसने कंफर्टर एक ही झटके में पीछे किया, क्योंकि उस कॉर्नर से उसकी एक साइड ही नज़र आ रही थी। लेकिन कंफर्टर हटाते ही उधर ना सिर्फ एक दो बल्कि चिप्स के पूरे 8 पैकेट देखकर हमारे का सच में मीटर घुमा था। ये सब क्या है? हमारे को गुस्सा ही तो चढ़ गया था, जबकि उसके पूछने पर हिबा ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। मैं कुछ पूछ रहा हूँ हिबा, ये क्या है? कोई जवाब न पाकर उसने दोबारा पूछा। वो मैं विटामिन्स की कमी पूरी कर रही थी। हमारे सोफे से नीचे उतरकर हिबा ने अपनी भोंडी सी दलील, जिस पे ना चाहते हुए भी हमारे को हंसी आ गई, लेकिन फ़िलहाल वो हंसना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी हंसी को कमाल मुहारत से छुपा गया। विटामिन्स यहाँ? इससे पूरी नहीं होगी विटामिन्स की कमी मेरी जान। इधर आओ, तुम्हारी विटामिन्स की कमी दूर करूं। उसका हाथ पकड़कर वो उसे किचन में ले आया, जबकि उसके एकदम नॉर्मल लबो लहजे पे हिबा मज़ीद घबरा गई। हमारे ने कभी भी उसे डांटा या मारा नहीं था, बल्कि वो उसे सज़ा ही ऐसी देता था कि हिबा इस काम से तौबा कर लेती थी। और अभी भी उसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए सारे रास्ते आलतू जलालतू आई बला को टालतू का विर्द करती आई थी। पर होनी को कौन रोक सकता था? वही हुआ जिसका उसे डर था। हमारे ने उसे साथ किचन में ले जाकर चेयर पे बिठाया और उसके सामने घर का डब्बा रख दिया। उसके 10 चम्मच अभी के अभी खाओ, सारी विटामिन्स की कमी तुम्हारी अभी दूर हो जाएगी। उसका माथा छूकर पहले उसने कंफर्म किया कि कहीं बुखार तो नहीं, फिर उसके सामने बैठकर घी का डिब्बा और चम्मच रख दिया। हमारे आइंदा नहीं होगा। हिबा ने एक तहरम अमेज़ नज़र हमारे पे डाली कि कहीं से तो वो जान बख्शी कर दे, पर अब तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन न था। खाओ। उसकी बात ही अक्सर नज़रअंदाज करके हमारे ने तहकमाना लहजे में ऑर्डर दिया। हिबा ने घी को देखकर गंदा सा मुँह बनाया। उसे घी शुरू से ही जहर लगता था और अब ऐसे खाना तो उसके लिए किसी अजाब से कम ना था। पर हाय रे किस्मत, जो उसे इतने अच्छे मौके पे दगा दे गई। अब किस्मत की धोखेबाजी का भुगतान उसे तो भुगतना ही था। पूरा चम्मच। बहुत मुश्किल से उसने पहला चम्मच निकालने पे, जो तकरीबन आधे से भी कम था, हमारे ने फ़ौरन उसे टोक दिया। एक नज़र उसने गुस्से से हमारे को देखा और फिर पूरा चम्मच भरकर मुंह में डाल ही लिया कि अब ये कड़वा घूंट तो भरना ही था। अभी तीसरा चम्मच उसने लिया ही था कि बाहर डोर बेल बजी। हिबा ने तो खुशी से, जबकि हमारे ने बेजारियत से दरवाजे की जानिब देखा।
ये मत समझना कि जान बख्शी हो गई है, अभी आता हूँ मैं। उसे वहीं छोड़कर वो बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तौबा है, सज़ा के वक्त तो वो सॉफ्ट वाले हमारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके जाने के बाद उसने न जाने कितनी बार अपनी ज़बान साफ करके थूक फेंकी थी, पर घी का जायका उसे अभी तक अपनी ज़बान पे लगा महसूस हो रहा था। हिबा, मैं जैन भाई के साथ जा रहा हूँ, तुम घर की चीज़ें ज़रा समेट लेना। अपनी कीज़ और वॉलेट उठाकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। लेकिन आप जहाँ कहाँ रहे हैं हमारे? हिबा तो बस हवास पाकता से उसकी फुर्तियाँ देख रही थी। उसकी बात पे वो एकदम रुका। अब वो उससे अगर बताता कि रिदा भाभी की तबीयत नहीं ठीक, तो वो हज़ारों किस्म के सवाल करती, जिसका जवाब उसके पास अभी नहीं था। अदन का भाई आने वाला है, दुआ करो सब खैर खैरियत से हो जाए। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था। उसके सवालों से बचने के लिए फ़ौरन बाहर की तरफ भागा, जबकि पीछे खड़ी हिबा की तो खुशी की इंतहा न रही थी। हाय, हमारे ये तो कितना प्यारा है। इस वक्त वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। अभी कुछ ही घंटों पहले रिदा ने एक गोल मटोल सुर्खों सफ़ेद बच्चे को जन्म दिया था, जिसे देखकर बाकी सब तो खुश थे ही, पर हिबा की खुशी का अलग ही ठिकाना था। हाँ वाकई, जैन सारा का सारा तुम्हारी डिटो कॉपी है। हिबा की बात की तईद करके उसने जैन की तरफ देखा, जिसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। बाकी सबके चेहरे भी ऐसे ही खुश थे। इसका नाम क्या रखेंगे आप रशीदा खाला? बेबी के गाल छूती उसने रशीदा खाला से पूछा। जो तुम रखो गुड़िया। रशीदा खाला ने भी सारी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी। बस फिर ठीक है, आज से इसका नाम मशाम है। उसने उसके माथे पे प्यार किया। बस फिर डन हो गया, आज से इसका नाम मशाम ही है। मेरी गुड़िया ने कह दिया तो इसका नाम यही होगा। क्यों जैन, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? डन करते साथ ही उन्होंने जैन से भी पूछ लिया। नहीं अम्मी, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। जैन को भी नाम पसंद आया था। चलो जैन, अब मुझे इजाज़त दो, काफ़ी वक्त हो गया है, अब हम चलते हैं। इजाज़त लेकर वो जैन के बगल गिर हुआ, साथ ही आंख से हिबा को उठने का इशारा भी किया। हिबा जो अभी बेबी के साथ मज़ीद वक्त गुजारना चाहती थी, हमायर की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया, जिस पे चारों न चार उसको उठते ही बनी। रशीदा खाला और रिदा से मिलने के बाद वो बच्चों को प्यार करके बाहर तो आ गई थी, पर दिल कहीं उसका अंदर अभी भी बेबी में अटका हुआ था। अब क्या हुआ है? वो जब से रशीदा खाला के पोते से मिलकर आई थी तब से चुप सी थी, और ये बात हमारी ने अच्छे से नोट की थी, और अभी भी वो बेख्याली में प्लेट में चम्मच चला रही थी। हाँ, उसकी बात पे वो चौंकी। मैं पूछ रहा हूँ हिबा, क्या बात है? अब के हमारे को सच में तशवीश हुई थी, इतनी गुमसुम तो वो कभी नहीं रही थी। मुझे बेबी लेना है। उसकी बात पे वो मुस्कुराया। यकीनन उसे रशीदा खाला का पोता बेहद पसंद आया था। मेरी प्रिंसेस, वो उनका है ना, तो हम कैसे ले सकते हैं? लेकिन जब तुम्हें ज़्यादा याद आए तो तुम उनसे मिलने चली जाया करना। हमायर ने उसे सर पे हाथ फेर कर प्यार से समझाया। नहीं हमायर, आप समझ नहीं रहे, मुझे वो हमेशा के लिए पास चाहिए। हिबा अभी तक बाजिद थी, और क्यों ना होती। वो सरमई आंखों वाला मशाम उसे बेहद पसंद आया था। मेरी जान, हम कैसे ले सकते? उसके मामा बाबा वहाँ हैं, वो परेशान होंगे अगर वो यहाँ हुआ तो। माई ने एक बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये यकीनन एक नाकाम कोशिश ही थी, क्योंकि हिबा मैडम का एक और जवाब सामने था। तो मैं कौन सा खा जाऊंगी, मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। हमारे प्लीज़ आप बोले न रिदा आपी से, वो मशाम को मुझे दे दे। उसका बाजू पकड़ कर हिलाती वो बिल्कुल किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बोली, जिसे वो एक जीता जागता बेबी नहीं, कोई ट्विस्ट चाहिए। हिबा मेरी जान, ऐसे नहीं होता। रिदा भाभी माँ है उसकी, और माँ के लिए उसके बच्चे उसके जिस्म का हिस्सा होते हैं, जिन्हें जुदा करना या किसी को देना नामुमकिन होता है। उसकी गालों पे प्यार से हाथ फेरते वो उसकी ज़िद को कम करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मुझे भी माँ बनना है। मुझे नहीं पता, मुझे भी बेबी ला कर दे, फिर तो वो मेरे पास रहेगा ना। हिबा की बात पे चाय पीते हमारे को ज़बरदस्त अच्छू लगा था। यकीनन वो हिबा को समझाते समझाते ये भूल गया था कि इस मासूम गुड़िया से हर किस्म की बात की उम्मीद रखी जा सकती है। चुप करके खाना खाओ हिबा, बहुत वक्त हो गया है, अभी सोना भी है तुम्हें। वो उसकी बातों का जवाब देने बैठता तो शायद रात क्या पूरी उम्र गुजर जाती, इसलिए अभी के लिए उसे डप दिया, जिस पे हिबा ने मुँह बनाकर खाना तो शुरू कर दिया था, पर मुँह पहले से ज़्यादा लटक गया था। मुझे नहीं जाना कॉलेज आज हमारे। जब से वो उठी थी उसकी एक ही ज़िद थी। हमारे ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर टीथ ब्रश करवाए, मुंह धुलवाया, और अब जब वो कपड़े चेंज करके उसके बाल बना रहा था तब से उसकी एक ही ज़िद थी कि आज भी कॉलेज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कल भी छुट्टी की और आज भी। तुम्हारा जाने का मूड नहीं हो रहा? उसके बालों को बैंड में बांध कर वो सामने आया। मुझे मशाम के पास जाना है। रात से उसकी एक ही ज़िद सोई हुई थी, और वो इतनी मुश्किल से थी, और अब जाकर भी एक ही धुन उसके सर पे सवार थी। तो आकर चली जाना ना, वहीं पे तो होगी फिर सारा दिन। अभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चलो शाबाश, अब मूड ठीक करो। उसके गाल थपथपाकर वो उसे बाजुओं के घेरे में लिए किचन में ले आया, और इसी तरह उसे नाश्ता भी अपने हाथ से ही करवाया था, क्योंकि हिबा के सर पे तो बस मशाम के पास जाने की धुन सवार थी।
क्या हुआ है? सुबह से चुप थी, जिसे फराह ने अच्छी तरह महसूस किया था। आई भी लेक्चर के टाइम पे थी और तब से उन्हें इतना सा टाइम भी ना मिला था बात करने को, क्योंकि मैम फराह के कंसेक्यूटिव 2 लेक्चर थे। उसी वजह से उसने रजिस्टर पर लिखकर रजिस्टर उसके आगे किया। हिबा ने एक नज़र रजिस्टर को देखा और फिर कुछ नहीं लिखकर रजिस्टर को बंद कर दिया। उसे फ़िलहाल सिर्फ मशाम के पास जाना था और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब जल्दी जल्दी बस अब ऑफ हो। फराह उसकी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अभी उसका किसी से भी बात करने का मूड नहीं हो रहा था। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? वैसे तो तुम्हारी ज़बान अंदर नहीं जाती और आज तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही। लेक्चर ऑफ होने के बाद उसने उसकी क्लास लेने का सोच लिया था। क्या है यार, नहीं है मूड बात करने का तो नहीं है। न जाने क्यों हिबा उसे मशाम के बारे में नहीं बता रही थी। बस इस वक्त वो बिल्कुल चुप रहना चाहती थी। क्यों, क्या हुआ है मूड को? उसका बाजू पकड़कर फराह ने उसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं हुआ, मेरे मूड की छोड़ो। ये वहाँ नताशा के पास इतना रश क्यों लगा है? बात चेंज करके उसने अपनी क्लास फेलो का पूछा, जिसके इर्द गिर्द लड़कियाँ मक्खी की तरह चिमड़ी भुनभुना रही थी। कुछ नहीं यार, उसकी मंगनी हुई है तो बस उसी की तस्वीरें दिखा रही है सबको। फराह को शुरू से ही नताशा अच्छी न लगती थी, इसलिए उसने कान पर से मक्खी उड़ाई। तो यार चलो ना, हम भी देखते हैं। उसका हाथ पकड़े वो ज़बरदस्ती उसे नताशा के पास ले आई। फराह जाना तो ना चाहती थी, पर मरते क्या ना करते के मसादिक उसे जाना ही पड़ा। हमें भी दिखाओ अपना मंगेतर नताशा। फराह का हाथ पकड़े वो भी उसके पास आई, जहाँ अब वो सबसे अपनी तस्वीरें दिखाकर डिस्कस कर रही थी। हिबा की बात पे उसने रुक कर उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पे इश्तियाक था, मगर साथ खड़ी फराह के चेहरे पे हद दर्जा बेजारी थी। हाँ क्यों नहीं हिबा, इधर तुम्हें दिखाती हूँ मैं। फराह को यकसर नज़रअंदाज करके उसने हिबा को अपने साथ वाली चेयर पे बिठाया था और फिर उसे अपना मंगेतर दिखाया, जो शक्ल सूरत में काफ़ी हैंडसम था। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है नताशा। सफ़ेद रंग पे हल्की हल्की बियर्ड, शर्ट के ऊपर ब्लर्स पहने वो नताशा के साथ काफ़ी सूट कर रहा था। हाँ सो तो है, और तुम्हें पता है ये मुझसे प्यार भी बहुत करता है। ये मोबाइल भी उसी ने मुझे लेकर दिया है। हाथ में नए ब्रांड का मोबाइल पकड़े वो एक अदा से बोली, जबकि हिबा तो उसको रश्क से देख रही थी। सब कुछ कितना परफेक्ट था उसकी लाइफ में। वाह यार, तुम कितनी लकी हो। अपनी बात को उसने लफ्ज़ों में भी बयान कर दिया, क्योंकि जो उसकी ज़बान पे था वही उसके दिल में भी था। तुम भी लकी हो सकती हो, तुम भी मंगनी करवा लो। तुम तो मुझसे ज़्यादा प्यारी हो सकता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत चाहने वाला मिल जाए। बालों को रोल करती वो एक अदा से बोली। हिबा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और ये बात हमेशा नताशा को खली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो कितनी जली बातों में आती है, और ये भी उसकी मासूमियत का ही हिस्सा था कि वह सबको अपना खैर ख्वाह समझती थी। चलो हिबा, तुम क्या बैठ गई हो, मैम आने वाली होंगी, आ जाओ अब सीट पे। उसका हाथ पकड़े फराह वापस सीट पे ले आई थी, क्योंकि वह नताशा और हिबा दोनों की नेचर को अच्छी तरह जानती थी और हिबा के लिए यही बेहतर था कि वह नताशा जैसी लड़की से दूर रहती। हिबा फराह के साथ वापस आ तो गई थी, पर दिमाग वहीं कहीं नताशा की बातों में अटक गया था। क्या लेक्चर्स हुए, कब ऑफ और कब वो घर आई, किसी चीज़ का होश न था उसे। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा प्यारी हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा कोई चाहने वाला मिल जाए। शाम को हाथ में पकड़े भी नताशा की बातें मुसलसल उसके दिमाग में घूम रही थी। किधर ध्यान है तुम्हारा हिबा? वो उसे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करवा रहा था, जिसे वो बड़ी बेध्यानी से सुन रही थी। हमारे ने नोट किया था कि सुबह से ही उसका दिमाग हाजिर न था। रशीदा खाला के घर में भी वो मैं शाम से खेल तो रही थी, पर ध्यान कहीं और था। उसकी खुशी की खातिर ही वो दोनों आज 9 बजे तक वहाँ रुके थे। डिनर भी वहीं मंगवा कर सब ने कर लिया था, पर वहीं आकर भी वो खुश ना थी। एक अजीब सी सोचों का जाल उसके चेहरे पर रकम था। कहीं भी तो नहीं, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि हमायर उसे क्या समझा रहा। उसका ध्यान अभी तक नताशा की बातों में अटका था, लेकिन हमायर को उसने यही कहा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, बताओ मुझे क्या बात है, कॉलेज में कोई बात हुई है क्या? बताओ, मैं कल जाकर पूछूंगा। उसके बालों में हाथ फेरते वो प्यार से पूछ रहा था। वो उसके इतने प्यार से पूछने पर हिबा हिचकिचाई, लेकिन फिर चुप हो गई। वो क्या हिबा, बोलो। हमायर ने उसे दोबारा बोलने पर उकसाया। मुझे मंगनी करनी है मायर, मुँह लटका उसने बात बता ही दी। हमायर ने हैरत से उसे देखा। यकीनन ये बात उसके अपने दिमाग में नहीं आ सकती थी, कहीं से तो सुनकर ही आई थी वो। किसने ये खराफात सिखाई है तुम्हें? हाँ, उम्र देखो अभी अपनी, अभी से मंगनी का शौक़ चढ़ गया तुम्हें। ये बात वो दोबारा ना करे, इसलिए हमायर ने उसे सख्ती से समझाया, ताकि वो अपना ध्यान अभी सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही रखें। क्या हुआ है मेरी उम्र को? 17 साल की तो हो गई हूँ और इस साल 18 की हो जाऊँगी, और इस उम्र में मंगनी हो जाती है। हमारी क्लास फेलो में कितनी लड़कियों की हुई है। माहिर की उम्र वाली बात पे उसको गुस्सा ही चढ़ गया, और वो जो तब से उसकी पटर पटर चलती ज़बान के साथ उसमें से निकलती फजूल बातों को सुन रहा था, आखिर में उसकी क्लास वाली बात से समझ गया कि माजरा क्या है। यकीनन अब किसी की मंगनी को देखकर हिबा मैडम को चंद दिन का नया शौक़ चढ़ गया।
जो भी है, मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, आम घरेलू औरतों की तरह नहीं। तुम मेरी प्रिंसेस और मैं चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस सबसे डिफरेंट और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। गॉट इट मेरी जान। उसके सर पे बोसा देते उसने उसके बाल सुलाए। उसकी बात पे हिबा को वाकई समझ आ गई थी। देखना अमायर, अब मैं बहुत मेहनत करूँगी और आपका ड्रीम पूरा करूँगी। मंगनी का भूत उतर चुका था, जो कि हमायर की बातों का कमाल था। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो बस अभी के लिए हम पढ़ाई को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स कल कर लेंगे। अभी सोने के लिए लेट जाओ। शाबाश, काफ़ी वक्त हो गया है। उसके सामने से बुक्स उठाकर उसने साइड टेबल पर रखी। उसको सोने का कहते साथ लिटा भी लिया, जबकि हिबा मामूल की तरह उसके बाजू की शर्ट को पकड़े लेटते ही आंखें बंद कर चुकी थी। सुबह से जो बात जहन में कुलबुला रही थी, हमायर से शेयर करते ही वो उड़न छू हो गई थी। तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो गहरी नींद की वादियों में थी। हमायर ने एक नज़र उसे देखने के बाद उसके माथों को अपने लबे से छुआ और फिर खुद भी उसके तरफ मुंह करके सोने के लिए लेट गया। आज जब वो कॉलेज आई तो उसे पता चला कि फ़रा आज गैर हाजिर थी और तकरीबन सारा दिन ही वो बोर होकर लेक्चर्स लेती रही। कोई साथ मस्ती करने वाला जो न था। और अब ब्रेक टाइम में भी वो अकेली कैंटीन में बैठी जूस पी रही थी, जब नताशा उसे अकेला देखकर वहीं चली आई। हाय हिबा, कैसी हो? आज उसे पता था कि फ़रा नहीं आई और उस दिन के बाद वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। मैं ठीक, तुम सुनाओ? जूस पीते उसके हाथ एक लम्हे को रुके। उस दिन के बाद वो आज उससे मिली थी। मैं भी ठीक। लगता है आज फ़रा नहीं आई, इसलिए तुम अकेली बैठी हो। जूस पीती हिबा को उसने एक नज़र देखा, जिसके चेहरे पे पिछली बात का ज़रा सा भी शाइबा तक न था, बल्कि उसके टेस्ट मज़ीद अच्छे होने लगे थे, जो नताशा को आग लगाने को काफ़ी थे। हाँ, आज तो नहीं आई, छोटा सा जवाब देकर वो दोबारा से इधर उधर देखने लगी। हमायर की बातें उसे याद थी कि ऐसी लड़कियों से दूर रहना है जिनकी मंगनी हो गई हो। ये बैग देखो, अली ने लेकर दिया है मुझे, प्यारा है ना? अपना बैग उसके सामने करती वो मज़ीद उसे उकसा रही थी। प्यारा है। हिबा का अंदाज़ अभी भी लठमारी था। क्या हुआ है तुम्हें हिबा, मुझसे नाराज़ हो क्या? उसका रूखा अंदाज़ देखकर नताशा को लग रहा था कि दिमाग में यकीनन कुछ काला है। यार, मैं बिल्कुल भी नहीं नाराज़, बस हमारे ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसलिए तुम मुझसे बात ना कर तो बेहतर है। अपनी बात कहकर वो जाने लगी थी, जब पीछे से नताशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों हिबा, क्यों मैं तुमसे दूर रहूं? उसका हाथ पकड़े वो वजह जानना चाहती थी। क्योंकि तुम मंगनी शुदा हो, तुम्हारी बातें और है। हमारे ने कहा है कि मुझे अभी बहुत पढ़ना है, इसलिए इससे अपना हाथ छुड़वाकर वो आगे बढ़ने लगी, जब नताशा के रुकने पर फिर रुक गई। ओह, तो तुम भी इन्हीं लड़कियों में से हो? अपनी प्लानिंग फेल होते देखकर नताशा को ताव ही तो चढ़ गया। क्या मतलब इन लड़कियों में से? एक लम्हे को वो ठटकी। वही जो मर्दों की बातों में आ जाती हैं। वो अपनी लच्छेदार बातों से औरत को शीशे में उतार लेते हैं। हाथ नचा नचा कर बोलती वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। माइंड यूर लैंग्वेज नताशा, हमारे ऐसे नहीं है। उसकी बात उसे तब भी तो चढ़ गई थी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उसने पढ़ाई का बहाना किया? आखिर इतना पढ़कर करनी तो तुमने हांडी रोटी है ना। पता है क्या, अपनी बात कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ी। तुम्हारे सो कोल्ड हमायर को तुमसे हवस है। आखिर को इतनी खूबसूरत हो किसे वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे। एनी हाउ, तुम मानो अपनी हमायर की बातें। उसके कानों में वो जितना जहर अंडेल सकती थी अंडेल कर जा चुकी थी, और हिबा बेचारी की बदकिस्मती के जहर को निकालने की बजाय उसने पी लिया था। फिर से वही रूटीन शुरू हो चुकी थी। सुबह हमायर का उठाना, उसके बाल बनाना, उसका खाना बनाना। सोच बदली थी तो उसे हर काम में हवस नजर आने लगी थी। हमायर ने कई बार पूछा भी था पर उसने टाल दिया। वो हर वक्त हमायर का सर खाने वाली अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। ज़हन जब मुख्तलिफ सोचों में घिर जाए तो इंसान की ज़बान को भी कुफल लग जाता है। फिलहाल यही कुछ हिबा के साथ हो रहा था। रशीदा खाला के घर वो बिल्कुल ठीक रहती थी, पर हमायर के आते वो बिल्कुल चुप हो जाती थी। उसका खिंचा खिंचा अंदाज ही हमायर ने बाखूबी महसूस किया था। लेकिन वो कोई बात करती तो कोई सिरा उसके हाथ आता ना, और बिल आखिर हमायर ने उससे 2 टोक बात करने का सोच लिया था, क्योंकि यह सब अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। क्या बात है हिबा, कितने दिनों से मैं तुम्हारा ये अंदाज़ नोट कर रहा हूँ। क्या बात है, कुछ दिल में है तो बोलो। इस सब से वो अब चिढ़ गया था, इसलिए अब फेस टू फेस बात करना चाहता था। कुछ नहीं हुआ। खाना खाते हुए वो बिल्कुल सीरियस थी। मुंह पे नो लिफ्ट का बोर्ड सजा था। क्या कुछ नहीं हुआ? इतने दिनों से तुम चुप हो, अब इस चुप से थक गया हूँ मैं। कोई बात है तो बोलो। उसकी चुप से हमारे को गुस्सा सा चढ़ गया था। उसकी बात पे हिबा ने प्लेट में चम्मच पटका। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात होगी। बताइए, आप मेरी शादी कहीं नहीं करना चाहते? आवाज़ गुस्सा करने की वजह से थोड़ी ऊंचा हो गई थी। वो खुद भी चेयर से खड़ी हो गई। ओह, तो ये फतूर है तुम्हारे दिमाग में। बात अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी, इसलिए वो नरम हो गया था। देखो हिबा, ये बात मैं उस दिन भी तुमसे क्लियर की थी और कहा था कि ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम इस बात को सीने से लगाए बैठी हो।
वो हनूज खड़ी थी, जबकि वो उसे आराम से खड़ा होकर उसका हाथ पकड़े अब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। झूठ, मेरी पढ़ाई सिर्फ एक बहाना है। वो अभी भी गुस्से में थी। तो क्या लगता है तुम्हें, अब हमारे भी तुम्हारा थोड़ा हार्श हो गया था? लगना क्या है, आपको मुझसे हवस है, इसलिए आप मेरी शाह। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि हमारे का हाथ उस पर उठ चुका था। जोरदार थप्पड़ पड़ने से वो सीधी ज़मीन पर गिरी थी, और क्यों ना गिरती, यह उसकी ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। गाल के साथ कान भी साए साए कर रहे थे। उसने फटी फटी नज़रों से हमारे को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। आपने मुझे मारा है हमारे? भीगी आवाज़ में क्या कुछ ना था, तकलीफ से ज़्यादा इस बात का दुख कि हमारे ने उस पर ज़िंदगी में पहली बार गुस्सा किया था। और क्यों ना होता, वो तो उसकी मोहब्बतों की आदत थी। इस सब की तो हमारे ने उसे झलक भी ना दिखाई थी। हाँ, मारा है तुम्हें थप्पड़, और सच जानो मुझे इस थप्पड़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं। अपनी बात को सोचो कि तुमने क्या कहा है, और तुम्हारी बात से लगता है कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो। उसे यूं ही ज़मीन पर रोता छोड़कर वो बड़े बड़े डग भरता बाहर चला गया। आज सही मायनों में उसका गुरूर, उसका मान सब टूट गया था। जब से हमारे गया था वो यूं ही उसी पोजीशन में बैठी थी। थप्पड़ से गाल में सूजन हो गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे की बेरुखी से मार रही थी। वो तब से गया था और अब रात के 2 बज गए थे, पर वो अभी तक ना आया था। आंसू कब से टप टप आंखों से बह रहे थे। हमारे का लहजा कितना बेगाना था। उस वक्त उसके ज़हन में कुछ भी नहीं चल रहा था, ना कोई नताशा की बात, ना कोई मंगनी की ख्वाहिश। फिक्र थी तो बस एक चीज़ की, वो ये कि हमारे उससे नाराज़ होकर गया था और अब तक नहीं आया था। घर में कोई फ़ोन ना होने की वजह से उसने लैंडलाइन से हमारे को नंबर डायल किया, जो उसे हमारे ने ही याद करवाया था, और शायद यही एक नंबर उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में याद था। हाथ कांप रहे थे, पर वो सोच चुकी थी कि उसे रो रो कर भी अपने लहजे की माफ़ी मांगनी पड़ी तो वो मांगेगी। और हमारे, वो भी तो इतना प्यार करते हैं ना उससे, वो तो यूँ चुटकियों में मान जाएंगे। उसी खुश फहमी में उसने नंबर मिलाया था, लेकिन अफसोस हमारे ने फ़ोन बंद किया हुआ था। शायद उसे पता था कि वो कॉल करेगी, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता था। 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कितनी ही दफ़ा कॉल की, पर फ़ोन ऑन होता तो वो अटेंड करता ना। वो तो फ़ोन बंद किए बैठा था। कहाँ चले गए अमायर? प्लीज़ फ़ोन उठाइए। आपको पता है आपकी बाप की कितनी आदी, आपकी मोहब्बत की आदी, आपका ये रवैया नहीं सह सकती। फ़ोन को रिसीवर पर रखती वो चीख चीख कर रो पड़ी। फ्लैट के दरो दीवार ने हिबा का इकरार सुना था, पर अफसोस वही नहीं था उसके पास जिसको सुनना चाहिए था। सुबह उसकी आंख पास पड़े चीखते अलार्म पीस से खुली थी। उसने मुश्किल से मंदी आंखों से अलार्म बंद करके टाइम देखा। क्लॉक की सुइयाँ 6:15 के हिंसे को क्रॉस कर रही थी। रात रोने की वजह से उसका सर दुख रहा था। दुखते सर को संभालते वो उठ बैठी, पर अपने आप को बेड पर मौजूद देखकर उसे हैरत का झटका लगा। रात वो यूं ही फ़ोन टेबल के साथ सर टिकाए रोते रोते सो गई थी, और अब वो बेड पे थी। इसका मतलब है कि हमारे आ गए हैं। ये सोचते उसने बेड से छलांग लगाई और भागते हुए बाहर की तरफ बढ़े। हमायर उसको पुकारती वो किचन में आई थी। खुशी उसकी लहजे से महसूस की जा सकती थी, पर यह क्या, खाली किचन उसका मुंह चिढ़ा रहा था। अलबत्ता सामने डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता पड़ा था, पास ही एक लिफाफा था। हिबा ने आगे बढ़कर वो लिफाफा उठाकर खोलकर पढ़ना शुरू किया। कैसी हो? जब तक तुम उठोगी तब तक शायद मैं जा चुका हूँगा, और कितने अरसे के लिए जा रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। कंपनी की तरफ से मुझे फ़ौरन जाने की पेशकश हुई थी। सोचा था साथ चले गए, पर तुमने रात बता दिया कि तुम कितनी मुश्किल से मुझ हवस के पुजारी के साथ रह रही हो, इसलिए मज़ीद तुम्हें इस अजियत में नहीं डालूंगा। नाश्ता बना दिया मैंने कि सुबह सुबह रशीदा खाला को जहमत देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, लेकिन उनको कॉल करके कह दिया तुम्हें रात को डर लगता है तो उनके साथ रह लो, क्योंकि मैं तो अब होऊंगा नहीं। कॉलेज वैन से बात कर ली है मैंने, पूरे 7 बजे वो तुम्हें पिक कर लेगी। आखिर मैं सख्ती से कह रहा हूँ कॉलेज से कोई छुट्टी ना हो। तुम्हें पता है कि रिकॉर्ड मेरे पास आता है। अपना ख्याल रखना हमायर। वो जूं जूं पढ़ती जा रही थी, तो उसके आंसू में रवानी आती जा रही थी। नहीं हमायर, आप मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। लिफाफे को सीने से लगाए वो फूट फूट कर रो दी, लेकिन अब क्या फ़ायदा था, वो तो जा चुका था, और शायद पहली बार उसे यूं अकेला छोड़ कर गया था। क्या बात है हिबा, फ़रा आज लेट आई थी, इसलिए फ़रा को उससे रेस के वक्त ही उससे बात करने का वक्त मिला था, और बस उसके पूछने की देर थी। हिबा उसके कंधे से लगी फूट फूट कर रो दी। फ़रा वो चले गए, मुझे अकेला छोड़ कर चले गए। उसके कंधे से लगी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, यूं जैसे अपने दिल की सारी तकलीफ़ आंसुओं के ज़रिए निकाल देना चाहती हूँ। हिबा मेरी जान, हुआ क्या है? उसके इस तरह रोने से फ़रा परेशान हो गई थी, पर वो थी कि कुछ बताए बगैर बस रोई जा रही थी। ओहो, यहाँ तो आंसुओं की बरसात हो रही है। पास से गुजरती नताशा ने उसके भले करने वाले अंदाज में उसका मजाक उड़ाया, और बस वहीं हिबा का रहा सहा सबर भी जवाब दे गया। एक झटके से वो फ़रा से अलग हुई और जाकर नताशा के गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुमने किया है, तुम्हारी वजह से चले गए वो।
उसका गिरेबान पकड़ती वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। व्हाट द हेल, क्या बदतमीज़ी है ये। आसपास काफ़ी हजूम लग गया था। ऐसे में नताशा को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। बदतमीज़ी? हाँ बदतमीज़ी, तुम्हें मैं बताती हूँ बदतमीज़ी होती क्या है। हिबा ने उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। हिबा क्या कर रही हो ये? पीछे से फरा ने आकर ही उसे काबू किया। फरा मुझे छोड़ो, मैं आज इसका हशर बिगाड़ दूंगी। हिबा तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई थी। बहुत मुश्किल से फरा उसे काबू करके साइड पे ले आई। क्या कर रही हो ये हिबा? उसके हाथ अभी तक चल रहे थे जबकि फरा ने मुश्किल से काबू किया हुआ था। तुम्हें नहीं पता फरा, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हिबा का बस नहीं चल रहा था निताशा का हशर बिगाड़ दे। आखिर को उसकी वजह से तो उसका हमायर उसे छोड़ कर गया था। क्या हुआ है? आराम से मुझे सारी बात बताओ। अब वो सिर्फ गुस्से से इधर देख रही थी जहाँ से नताशा जा चुकी थी। फरा ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे पूछा, जिस दिन तुम नहीं आई थी उस दिन ये मेरे पास आई थी। फिर अलिफ से ये तक वो उसे अपनी बेवकूफ़ी की तमाम रवादात सुनाती चली गई। उफ हिबा, ये क्या कर दिया तुमने? सारी बात सुनने के बाद फरा का दिल किया अपना सर पीट लें, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी उसने। मैं क्या करती फरा, मैं खुद नहीं किया, सब मुझसे हो गया। वो पास पड़े बेंच पे बैठ गई। आंसू फिर से उसके गाल भगोने लगे। क्या करती, मुझसे पूछ लेती, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? उसका हाथ पकड़े वो उसे दिलासा दे रही थी जबकि फरा का दिल कर रहा था उसकी बेवकूफ़ी पे एक लगा दे। लेकिन क्या करती वो? एक तो अजीज़ जान दोस्त थी, दूसरा उसके आंसू ने उसे पिघला दिया था। अब क्या करूँ मैं फरा? हिबा का तो ज़हन बिल्कुल मायूस हो गया था। उसे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो होना था हो गया। अब ये सोचो कि हमारे भाई को कैसे मनाना है। फरा ने आज तक फेस टू फेस तो हमारे को नहीं देखा था, पर हिबा की ज़बानी ही उसे पता चला था कि उसके बाबा की डेथ के बाद वो हमारे के पास आ गई थी, जिससे उसे यही लगा कि वो शायद उसका कज़न है या कोई और अजीज़ रिश्ता, जबकि सच तो हिबा भी नहीं जानती थी। जब उसकी शादी हुई तब वो इतनी छोटी तो नहीं थी, पर हाँ इन चीज़ों से नावाकिफ़ ज़रूर थी। उसके बाबा ने भी उसे यही बताया था कि जैसे वो उनके साथ रहती थी अब उसे वैसे ही हमारे के साथ रहना था। बताओ ना कैसे मनाओ? फरा के बोलने पे वो बेचैनी से पूछ रही बैठी कि शायद उसके पास कोई हल हो। देखो हिबा, मनाना तो आसान है हमारे भाई को, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक वो आएंगे नहीं तब तक ये मुमकिन भी नहीं है। फरा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे उसे। उसकी बात पे हिबा ने भी अपना सर मायूसी से झुका लिया। पर तुम फिक्र नहीं करो, वो बहुत जल्द तुमसे रब्ता करेंगे। आखिर को वो भी तो इतना चाहते हैं तुम्हें, बस अब तुम परेशान मत हो। उसके हाथ पे हाथ रखकर फरा ने उसे दिलासा दिया, जो कि इतना भी गलत ना था। लेकिन जब तक हमायर आना जाता हिबा को तसल्ली ना होनी थी। वो कोई दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे मुल्क गया था, और किस मुल्क गया था ये भी उसने हिबा को नहीं बताया था। फरा की बात पे उसने कहकर सर हिला तो दिया था, पर दिल अभी भी उदास था। मायूसी चारों तरफ उस कदर फैली थी कि कहीं से भी उसे उम्मीद की किरण नज़र ना आ रही थी। ये पहली रात थी जब वो हमायर के बगैर सो रही थी, बल्कि नींद कहाँ आई थी उसको। सोने से ज़्यादा तो वो रो रही थी। हमायर की बातें, उसका बोलना, उसका हंसना, उसका हिबा के लाड उठाना, क्या कुछ ना उसे याद आ रहा था। उसे वो रात अच्छी तरह याद थी जब वो पहली बार हमारे के साथ सो रही थी। बाबा के जाने के बाद कैसे उसने उसे संभाला था। जहन के पर्दे पे माजी की हसीन यादें किसी रेल की तरह चल रही थी। क्या हुआ है गुड़िया? रात को वो जब उसकी हल्की सिसकियों से आंख खुली, करवट बदलने पे सामने ही बेड से टेक लगाए रोने में मसरूफ़ थी। कुछ नहीं, हमारे के पूछने पे उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। इधर देखो मेरी तरफ। उन्हें हिबा के चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। बताओ मेरी जान, क्या हुआ है? बाबा याद आ रहे हैं। उसकी थोड़ी को पकड़े पूछते साथ ही उसने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि कोई वजह नहीं हो सकती थी। सर को इस बात में हिलाते वो ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रोने लगी। अरे 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 गुड़िया! उसे यूँ बेकाबू हो रोता देखकर हमारे ने उसे गैर इरादी तौर पे ही सीने से लगा लिया। मुझे बाबा के साथ सोना है, मुझे उनके बगैर नींद नहीं आ रही। हमायर का मोहब्बत भरा लहजा देखकर वो बेइरादा ही अपनी ख्वाहिश कर गई। उसकी बात पे हमायर मुस्कुरा उठा। तो मेरी जान, मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ सो जाओ, फिर डर भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? उसे सीने से यूं ही साथ लगाए वो उसके गालों पे अंगूठा फेरते हुए पूछ रहा था। आप तो नहीं जाएंगे ना छोड़कर? रोते हुए ही उसने हल्का सा सर ऊंचा करके हमायर से पूछा। मगर अलहदा ना हुई थी, शायद उसे भी हमायर का कुर्ब अच्छा लग रहा था। एक अपनेपन का एहसास उसके रगों पे में सरायत कर रहा था, जो उसके बाबा के गले लगकर मिलता था। नहीं मेरी गुड़िया, कभी नहीं जाऊंगा। उसे मज़ीद खुद में भेजते हमायर ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, और वो जो तब से रो रही थी हमायर के गले लगने से पुरसकून हो गई थी। उसके जिस्म से आती भीनी भीनी परफ्यूम की खुशबू हिबा के लिए किसी पुरसकून नींद की गोली का काम कर रही थी। वही भीनी भीनी खुशबू उसके नथनों में उसे अभी भी घुलती महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो उसके बेहद करीब है,
पर हाथ से छू नहीं सकती, देख नहीं सकती। इस एहसास के आते ही उसने फिर से फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस बार रोने की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पास सोई रशीदा खाला भी उसके रोने की आवाज़ से उठ पड़ी थी। हिबा, क्या हुआ है? उसके इस तरह रोने से वो गहरी नींद से उठने के बावजूद परेशान हो गई थी। कुछ नहीं खाला, सर में दर्द हो रहा है बस। आंसू साफ करते फ़ौरन ही उसने पोज किया। तो मेरी जान, पेन किलर ले लो, ऐसे रोते थोड़ी ना है। उसके आंसू प्यार से अपने हाथ से साफ करते उन्होंने उसे पानी पिलाया। नहीं खाला, मैं ठीक हूँ, बस अब सोने लगी हूँ। नींद तो अभी भी ना आई थी। हालांकि उसे रोने से हमेशा ही बहुत अच्छी नींद आ जाया करती थी, पर न जाने आज क्यों ऐसी रूठी थी कि रोने से भी नहीं आ रही थी। इधर देखो, वो अपनी बात कहकर करवट पे मुड़ने लगी थी जब खाला ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। हमारी याद आ रहा है? उसके थौड़ी से पकड़कर चेहरा ऊपर करते उन्होंने पूछा। जी। वो चाहकर भी झूठ न बोल पाई, और बोलती भी कैसे। उसके जी से पहले ही उसके आंसुओं ने उसकी बात की तस्दीक कर दी। आ जाएगा, काम गया है ना वो, जल्दी आ जाएगा। ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, वो काम कैसे करेगा? फिर तुम्हारे रोने से परेशान भी रहेगा। तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी आ जाएगा, बस अब रोना नहीं, ठीक है ना? उसके आंसू खुद अपने हाथों से साफ करते उन्होंने उसे दिलासा दिया। लेकिन हिबा के लिए इस वक्त वो दिलासा किसी काम का ना था। वो वैसे भी जाता तो हिबा से उसके बगैर जीना दो भर हो जाता। अब तो नाराज़ होकर गया था, और उसकी नाराज़गी का सोच कर ही सांस भी उसे लग रहा था जैसे अटक अटक कर आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल उसने कोई भी जवाब दिए बगैर मुंह तक कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि कोई भी उसे समझ नहीं रहा था, ना ही उसकी हालत को। मुंह तक कंबल तो ले लिया था उसने, मगर आंसू अभी खामोशी से आंखों से कन पट्टियों का सफ़र कर रहे थे। कुछ बालों में गुम हो जाते तो कुछ नीचे गिरकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। रिदा आपी, आपके पास हुमैरा आपी का नंबर है? मुझे कॉल करनी है उन्हें। रिदा किचन में खाना बना रही थी जब हिबा ने उससे आकर पूछा। हाँ गुड़िया, वहाँ टेबल पे पड़ा है, उसमें क्रेडिट भी है, तुम इजीली कॉल कर सकती हो। अपने ध्यान में उसने उस मोबाइल का बता दिया और फिर मसरूफ़ हो गई। जबकि हिबा जी अच्छा कहकर बाहर आ गई। उसने सारी रात सोचा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब किससे शेयर करें, किसको बताए कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ सबके अंदाज से पता लग रहा था कि हमारे ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, तो वो खुद सबसे डिस्कस करके एक और बड़ी गलती नहीं करना चाहती थी। बहुत सोचने के बाद उसने जहन में हुमैरा आपी आई थी कि एक वही थी जो हमारे को पताल में से भी ढूंढ कर निकाल सकती थी। इसलिए हिबा ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बताने का सोचा। फ़ोन लेकर वो साइड पे चली गई। 2 बेल्स के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। हेलो रिदा, कैसी हो? फ़ोन उठाते ही हुमैरा आपी की खनकती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो हुमैरा आपी, ये मैं हूँ हिबा। फ़ोन उसने रिदा आपी के नंबर से किया था, इसलिए उनके बोलने पर उसे बताना पड़ा, वरना तो वो आवाज़ से ही पहचान जाती थी। अरे हिबा गुड़िया, तुम कैसी हो? रशीदा खाला के घर हो क्या अभी तक? लेकिन अब तो डिनर का वक्त हो रहा है। हमारे भी इधर ही है क्या? ये हुमैरा आपी की ज़्यादा बोलने की आदत थी कि किसी की सुनना कम और खुद ही ज़्यादा बोलती थी। कुछ बड़े होने का रोब भी था। उनके हमारे का पूछने पे हिबा ने रोना शुरू कर दिया। अरे अरे हिबा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? कोई जवाब दिए बगैर उसके इस तरह ज़ोर ज़ोर से रोने पे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। हुमैरा आपी वो चले गए। रोते हुए ही उसने अधूरी बात बताई, जिस पे वो मज़ीद परेशान हो गई थी। क्या मतलब? कौन चला गया? कहाँ चला गया? उसकी बात पे वो हवास बाख्ता से बोली, आप ही वो दरअसल। और फिर हिबा ने रोते हुए बात बतानी शुरू की और अलिफ से ये तक सारी रवादात हुमैरा के गोश गुजार कर दी। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र ही ना करो चंदा, कल तक देखना हमारे खुद तुम्हारे पास होगा। बस अब तुम फ्रेश होकर जाओ और अच्छे से डिनर करके सुकून की नींद लो, और ख़बरदार आंखों से अब एक भी आंसू निकला तो। सारी बात सुनने के बाद वो इतने लाइट मूड में बोली कि हिबा को लगा उसकी टेंशन दूर हो गई हो। और क्यों ना होती, अब उसे यकीन था कि अगर हुमैरा आपी ने कह दिया तो वो कर भी देंगी। थैंक यू आपी, आंसू साफ करते उसने कहा। आवाज़ अभी भी हल्की नम थी। थैंक्स अपनी जेब में रखो, और फिर से बोल रही हूँ, रोना नहीं। अब फ़ोन रखती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। उसे रिलैक्स करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने भाई के कान कैसे खींचकर उसे सीधा करना है। पास पड़ा अलार्म चीख रहा था, पर वो हनूज बेड पे आरा तिरछा लेटा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, यूं जैसे अलार्म कहीं और बज रहा हो। बल आखिर खुद ही चीख चीख कर अलार्म ऑटोमेटिक सोनोज पे लग गया था, लेकिन वो अभी तक उसी पोजीशन में लेटा था। हिबा को उसे देखे पूरे 3 दिन हो चुके थे, पर उसने सिर्फ देखा ही ना था, उसकी पल पल की रिपोर्ट उससे मिल रही थी। वो चाहता था कि उससे वो दूर रहकर वो खुद समझे जो बात वो उसे नहीं समझा पाया, वो अब उसकी बेरुखी से ही शायद वो समझ जाए। और उसका अंदाज़
इतना गलत भी ना था। जैन की कॉल्स उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो काफ़ी हद तक समझ चुकी है। कॉलेज में हुए हंगामे की खबर हुई थी उसे, लेकिन अभी भी दिल में एक खलश थी कि वो उसकी हवस वाली बात को भुला नहीं पा रहा था। बेशक ये बात उसने खुद ना की थी, वो जानता था कि ये सब वो कहीं और से सुनकर आई है, पर फिर भाई भड़ास का दिल बुरी तरह से दुखा था। अभी वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम था जब फ़ोन पे रिंग हुई। हेलो, बगैर देखे इसने फ़ोन उठा लिया। हेलो के बच्चे, ये है तुम्हारी मोहब्बत? इंसान का बच्चा बनना है तुमने या नहीं? उसके हेलो के जवाब में हुमैरा ने उसे ठीक ठीक सुना दी। क्या हो गया आप इतना गुस्सा? इस सब के बारे में उसने हुमैरा को कुछ ना बताया था, बल्कि उसने तो अपना न्यू नंबर भी उन्हें ना दिया था। क्या मतलब इतना गुस्सा? मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ दूं आकर। घर का एड्रेस दो मुझे अपना, तुमसे घर आकर ही बात करूंगी अब मैं। फ़ोन पे ही अच्छा खासा लिताड़ने के बाद वो शायद बाकी की क्लास आमने सामने बैठ कर लेना चाहती थी, इसलिए एड्रेस मांग लिया। क्या मतलब आप लाहौर आएंगी? हमारे को तो फिक्र लग गई। अगर वो लाहौर आ जाती तो सारा भांडा फूट जाता। मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इस वक्त तुम मेरे शहर में हो। इस वक्त जैन ने मुझे सब बता दिया। शराफत से अपना एड्रेस टेक्स्ट करो मुझे। उसकी दूसरी कोई भी बात सुने बगैर ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अमाय ने उनके फ़ोन बंद करने पे सर पकड़ लिया। रशीदा खाला रिदा को यही पता था कि वो काम की वजह से बाहर गया है, मगर जैन को वो बता कर गया था कि वो उबा को थोड़ी स्पेस देना चाहता है। असल वजह उसने ना बताई थी कि क्यों। उसके नज़दीक ये उसका और हिबा का पर्सनल मैटर था, जिसे उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना था। मर गए। मेरा आपी को वो अच्छे से जानता था और उनका हिबा से प्यार भी। अब बस उसे अपनी आने वाली शामत सोचकर ही झरझरी सी हो रही थी। वाह भाई लाज दलारे। यूं ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने ही वो खड़ी थी। सलाम दुआ की बजाय उन्होंने उसे पहले उस लक़ब से नवाजना ज़रूरी समझा, वो जो उसे तब कहा करती थी जब उन्हें गुस्सा हो, और यकीनन अभी उसी के इज़हार के लिए कहा था। और उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे परे धकेलती खुद ही अंदर दाखिल हो गई। ये भी खूब कही आपने, ना सलाम ना दुआ, सीधा ही राज दुलारे। हमारे को उनका डायरेक्ट यूँ नाराज़गी का इजहार कुछ पसंद ना आया, जिसका इजहार उसने उनके पीछे आते कहा। जो तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है ना, इस पे तो तुम्हें राज दुलारे कहने के बजाय तुम्हारी मार धुलाई करने को दिल करता है साहिबजादे। सोफे पे बैठते ही उन्होंने उसके लत्ते लेने शुरू कर दिए। अब क्या खता हो गई मुझसे? जानता तो था, पर अपनी तरफ से पोज करना ज़रूरी था। ना ना, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुम्हें तो अवार्ड देने को दिल कर रहा है तुम्हारे कारनामे पे। बल्कि दिल क्या, मैं तो कहती हूँ दे ही देती हूँ। कहते साथ ही उन्होंने उसका कान खींचकर मरोड़ दिया था। हाय मैं मर गया। क्या कर रही हैं आप ही? मेरा कान छोड़िए या तोड़ कर छोड़ेंगी? दर्द से तो बेचारा हमायर बुलबुला ही उठा था। एक यही तो कमज़ोरी थी उसकी। दिल तो कर रहा है तोड़ कर ही छोड़ूं जो तुमने गुल खिलाया। छोड़ तो दिया था कान उन्होंने, पर ज़बान से अभी भी बाज पर्स जारी थी। तब से कहती ही जा रही हैं। कुछ बताएं तो क्या किया है मैंने? अपना कान छुड़वाकर वो दूर जा बैठा, मवादा वो फिर ना पकड़ ले। इधर पास आओ तो बताऊं तुम्हारे कारनामों की लिस्ट। उसे के दूर बैठने पे उन्होंने चोट की। ना भाई मैं नहीं आ रहा, जलाद बनी बैठी हैं भैया आप। पहले कान मरोड़ा, क्या पता अब डंडे से मेरी ठुकाई शुरू कर दें। डर से अभी तक वो कान मसल रहा था, और वैसे भी उसे लिस्ट से अंदाज़ा हो गया था कि कोई अच्छी खासी शिकायतें उन्हें। पास आकर बैठो, नहीं तो सच में डंडा पकड़ूंगी मैं। कड़ी तेवरों से घूरते उन्होंने उसे वार्न किया। आ गया हूँ बोले। अब उनकी लहजे की सख्ती ही हमारे के लिए काफ़ी थी, और वैसे भी वो धमकी देने वालों में नहीं थी। जो कहती थी उस पर अमल भी लाजमी करती थी, और वो अब इस उम्र में डंडे से अपनी ठुकाई नहीं करवाना चाहता था। इसलिए उनके पास फ़ौरन ही वो सोफे पे बैठ गया। क्यों मुँह बनाकर आए हो हिबा से? उसके पास बैठते ही जिरा सेशन शुरू हो गया था। अच्छा तो हमायती बनकर आई हैं। मैं भी कहूँ क्या ख़ता हो गई जो इस ज्वालामुखी को जगाने का सबब बनी है? उसके ज्वालामुखी कहने पे उमैरा ने एक थप्पड़ उसकी कमर में जड़ा। ज़रा जो शर्मो हया हो, तुम मैं बड़ी बहन हूँ। हाथ के साथ ज़हन में भी वार्न करना ज़रूरी समझा। तो क्या कहूँ, जिसकी हमायती बनकर आई है उसने अपना कारनामा बताया क्या? अपनी कमर को सुलाते उसे गुस्सा आ गया। बजाय उसकी हमायत करने को वो हिबा की आ गई थी। अजीब नन थी। कभी उसने कोई बात छुपाकर बताई है जो अब अपना कारनामा छुपाती? बोलो, आंखों से घूर कर उन्होंने पूछा। नहीं। उनकी एक घुरी ने ही उसका गुस्सा दबा दिया था। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने कि उसने अपनी गलती ना बताई होगी? क्या इतने बदगुमान हो गए हो? अभी तक उसको वो कड़े तेवरों से घूर रही थी। अगर बताई है फिर भी आप उसकी साइड ले रही हैं, जबकि कितना गलत बोला उसने। उसकी बात कही तो हमारे का दुख था। उसमें भी गलती तुम्हारी है। कितनी दफ़ा कहा है कि उसे अपने और उसके रिश्ते का बताकर उसे एतमाद में लो, मगर तुमने एक बार भी ना लिया। वो कच्चे ज़हन की लड़की कैसे ना किसी की बातों में आ जाती। तुम जानते तो हो उसे, और मुझसे बेहतर जानते हो फिर भी। अब कि उनका लहजा थोड़ा धीमा हो गया था, पर इतना भी धीमा ना हुआ था कि वो कोई चूँ चरा करता।
इसमें भी आप मेरी गलती निकाल लें। जानती है, मैंने सिर्फ उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए उसे नहीं बताया। मैं उसे कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ, किसी नाराज़ बच्चे की तरह। हमारे ने सर झटका। तो कामयाब इंसान तुम उसे बता कर भी बना सकते हो। उसकी इस लॉजिक से भी वो एग्री ना थी। कैसे बता दूँ? एक घर में रहते हुए, मियाँ बीवी जैसा रिश्ता रखते हुए, एक साथ सोते हुए मैं कैसे उस पर अयां कर दूँ? क्या मेरे जज्बात नहीं हैं, या उसमें कभी जज्बात ना उभरते? पहली बार हमारे अपना आप उसके सामने खोल रहा था, और वो अपनी ही बहन थी। अजीब तो था, पर शायद अब वो थक गया था खुद से ये जंग लड़ते लड़ते। कोई 1-2 साल से नहीं, पूरे 5 साल से वो जिस जंग लड़ रहा था। उसके बाद पे उन्होंने एक गहरा सांस लिया, फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे समझाने के अंदाज में बोली, तो क्या तुम्हारे साथ रिश्ता बनने पे उस पर पढ़ना हराम हो जाता? देखो उमाइर, तुम्हारा ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल बेमानी है। ज़्यादा दूर की नहीं, मेरी ही मिसाल ले लो। इंटर के बाद अम्मा ने मेरी शादी कर दी थी, और शादी के बाद ना सिर्फ बल्कि मास्टर्स भी किया मैंने, वो भी 2 बच्चों के बावजूद रेगुलर किया। जानते हो कैसे ये सब मुमकिन हुआ? सिर्फ अरसलान की सपोर्ट की वजह से। अगर ख्वाहिश मेरी थी तो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, और उन्हीं की वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ। औरत अकेली कुछ भी नहीं होती, और हिबा के लिए तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके साथ तुम खुद हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसके कंधे पे आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरते वो उसे समझा रही थी। जैसे जैसे वो समझाती जा रही थी, वैसे वैसे ही हमारी को अंदाज़ा होता जा रहा था कि ये सब इतना मुश्किल नहीं था जितना उसने बना लिया था। समझ गया हूँ, लेकिन अब उसे आप बताइएगा कि हमारा रिश्ता क्या है। उसे हिबा को ये बात अपने मुंह से बताती झिझक हो रही थी। बहुत अच्छे, मेरी बीवी है ना वो, जो उसे मैं बताऊँ? शाबाश, जाओ लाओ और उसे बताओ। रो रो कर अपना हशर कर लिया उसने। उसकी बात सुनकर मेरा अपी का दिल किया कि अपना सर पीट ले। आप नहीं आएंगी? आप भी साथ आइए। वो चाहता था कि वो भी साथ चले। नहीं, अब मैं तुम दोनों के वलीमे पे आऊँगी, जो हिबा के डैड की डेथ के बाद से अब तक डिले पे है। अब जाओ तुम। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और साथ वलीमे का मशवरा भी दे दिया। जो हुक्म मलका। उनकी बात पे वो सर झुकाता बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि अभी जाकर उसे अपनी प्रिंसेस को बनाना था, जो यकीनन उससे नाराज़ तो नहीं थी, पर हमायर को उसे ये भी बताना था कि वो भी उससे नाराज़ नहीं है। सब इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे थे। रशीदा खाला ने बड़ी मज़े की बिरयानी बनाई थी, पर हिबा का उसकी पसंदीदा डिश का सामने होते हुए भी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो बेवजह ही प्लेट में चम्मच हिला रही थी। क्या हुआ हिबा, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या बिरयानी मज़े की नहीं बनी? उसे यूं चम्मच हिलाता देखकर रशीदा खाला ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले कि वो रशीदा खाला की बात का जवाब देती, हमायर की गर्मजोशी और खुशी से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। उसने हैरत से मुड़कर पीछे देखा, जहाँ वो दुश्मन जहाँ पास आए अदन को बाजुओं में उठाता अब डाइनिंग की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हिबा की नज़रें उस पे ही थी। वो कब बैठा, सब ने उससे क्या कहा और सब क्या बातें कर रहे थे, उसे कुछ भी सुनाई ना दे रहा था। वो तो बस हमायर को ही तके जा रही थी। होश तो तब आया जब हमायर ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। हाँ, एकदम होश में आते उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल का एहसास करके शर्मिंदगी ने आन घेरा था। मैं कह रहा हूँ चलें। उसकी हालत देखकर हमायर को सच में उस पर टूट कर प्यार आया। जी चले, कहने के साथ वो खुद भी उठ खड़ी हुई थी। अरे ऐसे कैसे, खाना तो खाते जाओ। इन दोनों को जाने के लिए तैयार देखकर रशीदा खाला ने रोका था। नहीं खाला, अभी काफ़ी थक गया हूँ, आराम करूँगा, इंशाल्लाह कल आएंगे। उसका हाथ पकड़ते वो सबको खुदा हाफिज़ कहकर बाहर आ गया था, जबकि हिबा बिल्कुल किसी ट्रांस की कैफियत में उसके साथ चली जा रही थी। नाराज़ हो? वो जब से घर आए थे तब से हमायर उसे सोफे पे बिठाकर खुद नीचे बैठकर उसे तके जा रहा था, बल्कि उसकी एक एक नक्श को आंखों से छू रहा था। उसके इतने देर कुछ ना बोलने पे वो खुद ही बोल पड़ा, और बस उसके पूछने की देर थी। हिबा के आंसू झरझर करते आंखों से बहने लगे। मैं नाराज़ थी, आप नाराज़ होकर गए थे, और मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था आपने। आंसुओं के साथ शिकवे भी जारी थे। सॉरी, माफ़ कर दो अपने हमायर को। बस तुमने बात ही ऐसी की कि मैं मज़ीद रुकना नहीं चाहता था। नज़रों को झुकाए वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। आप मुझे समझा सकते थे, पहले भी तो समझाते थे। एक और शिकवा हाजिर था। हमायर ने एक गहरा सांस लिया। जानती हो तुम मेरी क्या हो? उसके हाथों की उंगलियों के साथ खेलते वो पूछ रहा था। हिबा की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं रही थी। क्या? हिबा ने अचंभे से पूछा। चंद लम्हों के लिए हमायर खामोश रहा, फिर हिम्मत करके बोल ही पड़ा। बीवी हो तुम मेरी, और कोई भी शख्स अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनेगा तो बुरा रिएक्ट ही करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी था, तुम तो इस सब से वाकिफ़ ही ना थी। मुझे माफ़ कर दो हिबा, आइंदा कभी ऐसे नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। उसके हाथों को चूमते वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। आप मेरे शौहर हैं हमायर, पर हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ। हिबा तो अभी तक शौक थी। हुआ तो था अंकल की डेथ से पहले, हमायर ने उसे याद दिलाया। तो वो निकाह के पेपर्स थे, मुझे लगा वो किसी इंश्योरेंस के पेपर्स हैं।
हिबा को अब याद आ रहा था जब बाबा उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आए थे और उन पे साइन करने को कहा था और साथ ये भी कहा था कि वो बाहर ना आए। उफ, तो वो मेरे निकाह के पेपर्स थे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। सब सोचकर हिबा ने अपना सर पकड़ लिया। क्यों, क्या हो गया है। उसके बोलने पे हमारे घबरा गया कि शायद उसे वो कबूल नहीं है। मैंने तो उस पर इतना गंदा सा अपना नाम लिखा है, अपने निकाह के साइन तो मैंने अभी सोच कर रखे थे, मुझे क्या पता था। वो तो हो गया है। हिबा कोई नई परेशानी लायक हो गई थी, जबकि उसकी बात पे हमारे ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। ये एहसास ही उसके लिए कितना खुशकिन था कि उसे सच्चाई पता लगने पे कोई एतराज़ ना था, जबकि हिबा जो इतनी देर से उसको मिस कर रही थी, उसके गले लगाने पे हिबा ने भी उसे भींच लिया। वही खुशबू महसूस करके हिबा के रगों पे में सुकून की लहर दौड़ गई। 2 माह बाद आज वो दुल्हन बनी बैठी हमारे का इंतज़ार कर रही थी। कमरा वहीं था, लेकिन आज उसे इस कमरे के हर एक कोने से फूलों की खुशबू आ रही थी और इसी खुशबू को महसूस करते वो बार बार खुद में सिमट रही थी। दिल 120 की स्पीड से धड़क रहा था। आज बिलाखिर उनका वलीमा हो ही गया था। उसको भी हिबा के पेपर्स के पास रखा गया था ताकि वो सुकून से पहले पेपर्स दे दे। अभी वो अपनी इस हालत पे कंट्रोल न कर पाई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे दिल की धड़कन जो पहले ही इतनी तेज़ थी, मज़ीद तेज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करता आगे बढ़ा, मगर जवाब न दारुद। यहाँ तक कि वो बेड पे बैठ भी गया, लेकिन हनूज वो वैसे ही रही। क्या बात है मेरी जान, क्या डिनर में ग्लू खा ली थी। उसके खामोश रहने पे हमारे ने तंज किया, जिस पे हिबा ने उसे घूर कर देखा। हुमैरा आपी ने बोला था मुझे कि चुप रहना। हमारे के तन से सारी शर्म बलाए ताक रखकर उसने फ़ौरन ही जवाबी कार्रवाई की। ओह, तो ये माजरा है भाई। अब हुमैरा आपी को क्या पता कि ये बात तो नामुमकिनात में से है। आज हमारे काफ़ी खुशगवार मूड में था, शायद जानबूझकर ऐसा बोलकर हिबा की शर्म को कम कर रहा था। वेरी फ़नी, आप तो मुझसे बात ही ना करें, अकेले अकेले फ़ौरन चले गए। इतना पुराना दुख उसे याद आया था कि वो उसे अकेला छोड़कर फ़ौरन गया था। उसकी बात पे हमारे का कहका लगा था। कौन सा फ़ौरन, कहाँ का फ़ौरन। मैं तो सियालकोट गया था, वहाँ पे किस होटल में रह रहा था। फ़ौरन तो तुम्हारे साथ जाऊंगा हनीमून मनाने। उसके हाथ की हथेली को चूमते हमारे ने उसे आंख मारी। वो जो शर्मो हया को साइड पे रख चुकी थी, हमारे की हथेली चूमने पर उसके गाल पे सुर्ख हुई और फिर सुर्ख होते ही चली गई, क्योंकि हमारे ने अपनी हथेली को चूमने पे बस न किया, बल्कि आगे वो मज़ीद मंजिलें तय करता जा रहा था, जिस पे हिबा खुद में सिमटी जा रही थी। 4 साल बाद ये अपने इस लाड साहिब को संभालिए। सुबह आखिरी पेपर है मेरा और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि रजिस्टर फाड़ दिया मेरा। हिबा हाथ में 8 माह की हनीन को पकड़ कर लाई थी, जो कहने को तो 8 माह का था, पर पूरा आफत का परकाला था। हमारे जो कि टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था, हिबा के हाथ से अपने नन्हे सपूत को पकड़ा, जिसके मुंह और हाथ में अभी तक माँ के फटे रजिस्टर का टुकड़ा था। बल्कि हिबा के गुस्सा करने पे वो हंस रहा था, यूं जैसे उसे अपनी माँ को तंग करने में मज़ा आ रहा हो। क्यों भाई, मामा के लाड साहिब क्यों तंग कर रहे थे मामा को। पता है ना कल उनका आखिरी पेपर है, पेपर हो जाने दो, फिर दोनों मिलकर तंग करेंगे। बल्कि तुम पहले जो 3-4 घंटे तंग करना हुआ कर लेना, उसके बाद मैं सारी रात तुम्हारी मामा को तंग करूँगा। आखिर को तुम्हारी बहन को भी तो लाना है, ठीक है ना। हिबा के बाहर जाने के बाद उसने अपनी मर्ज़ी की पट्टी हनीन को पढ़ानी शुरू कर दी थी, और वो भी सर हिला हिलाकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सब समझ रहा हो। सब सुन रही हूँ मैं, शर्म कर लें थोड़ी सी हमारे, इतने सब बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। और सबसे आखिर में मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि पेपर्स के बाद मैं पूरा हफ्ता लंबी तान के सोने का इरादा रखती हूँ, इसलिए आप सबके सारे प्लान्स कैंसिल। और ख़बरदार, जो किसी ने मुझे तंग करने की कोशिश भी की तो, वरना हनीन से ज़्यादा हनीन के बाबा जानते हैं कि कच्ची नींद से उठने पर हनीन की मामा को कितना गुस्सा आता है। वो जो हनीन का फीडर उसे पकड़ाने आई थी, हमारे की सारी बातें सुन चुकी थी। देख लो हनीन, तुम्हारी फूफो कम थी मुझ बेचारे को सिल बट्टे में पीसने के लिए। अब जब से तुम्हारी मामा को होश आई है, ये भी अब मुझे ग्राइंडर में ग्राइंड करती है। उसकी बात पे हनीन खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे अपने बाप की सारी आहों को समझता हो। जबकि कमरे के अंदर जाती हिबा के होंठों पे भी उसकी बात पे मुस्कुराहट आ गई। और क्यों ना आती, कभी जो ड्रामे वो करती थी वही हनीन के होने के बाद अब हमायर करता था। पागल, उसे उसके मखसूस लक़ब से पुकारती। वो अंदर आ गई और हमायर वो तो वाकई पागल ही था। हाँ, वो पागल था, लेकिन सिर्फ अपनी हिबा के लिए। तो ये था आज का नावल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर मैं किसी का फरमाइशी नावल अपलोड नहीं कर सकती या कर रही हूँ तो मैं उनसे माज़रत करती हूँ। यकीनन वो नावल मुझे पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर रही। और इसके अलावा या फिर तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा या फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा।
क्योंकि कुछ नावल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कंप्लीट नहीं है, मतलब उनकी एपिसोड्स आ रही हैं, तो मैं उन लोगों से माज़रत करती हूँ। और आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।